कहाँ से स्टार्ट करना था कल? वाटर हो गया था ना थोड़ा? रिवीजन कर लेते कल का लेक्चर। चैप्टर 5 7th क्लास एनसीईआरटी वाटर। ठीक है, ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, अब फर्स्ट इस क्लास में 5th क्लास एनसीईआरटी में स्टार्टिंग उन्होंने ये वाले टॉपिक से किया। ये देखो, एक्वेरियम जैसा होता है वैसे इसको क्या कहते हैं? टेरेनियम। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल बनाया हुआ चीज़ होता है, आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। आजकल ये दिल्ली पुणे में आजकल इसका बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे एक्वेरियम का है ना वैसा। और ये एनसीईआरटी में क्यों दिया है पहली पेज पे, उसका उनको बताने का मतलब था कि हमारी अर्थ भी एक तरह की क्या है? टेरेनियम भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में उन्होंने एनसीईआरटी में क्या बताया? 7th क्लास एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दिया है वाटर साइकिल का और डायग्राम दिया है वाटर साइकिल का। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अर्थ में वाटर साइकिल कैसा है? तो कांस्टेंट है। जितना सन का इंसोलेशन या धूप जितना आएगा, सन का इंसोलेशन से टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, किसका? एयर का। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब इंसोलेशन। सूरज की जो रोशनी आती है उसको हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। इसका फुल फॉर्म इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और सन की रेस कौन सी होती है? अल्ट्रा वायलेट रेस। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, UVA, UVA, UVB, UVC। इसमें ज़्यादा खतरनाक डेंजरस कौन सी होती है? ये मोस्ट डेंजरस। अगर ये मोस्ट डेंजरस लीस्ट डेंजरस कौन सी हुई? ए। हम लोगों के लिए अच्छी कौन सी है? UVA है। और ओजोन क्या करता है? UVC को प्रोटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है, मतलब अर्थ पे आने नहीं देता, तो अच्छा है। लेकिन अगर ओजोन नहीं रहेगा तो UVC का अर्थ पे इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। अर्थ पे जितने भी इश्यूज है, प्लांट्स का होना, एनिमल्स का होना, ह्यूमन बींग्स का होना, उसके लिए मेन इनपुट क्या है? इंसोलेशन। पॉइंट फर्स्ट। फिर दूसरा कल देखा था हमने टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसका? एयर का। उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं इंसोलेशन से टेम्परेचर की, टेम्परेचर से इंसोलेशन से टेम्परेचर। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, तो सन के इंसोलेशन से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, जिसके चलते एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? एवेपोरेशन। ठीक है, प्लांट्स भी क्या करते हैं? तो इवेपो ट्रांसपिरेशन करते हैं वो। फिर एवेपोरेशन से जब वाटर वेपर ऊपर जाएगा तो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके कौन सा प्रोसेस रहेगा? कंडेंसेशन से क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे। और जब कंडेंसेशन वाले क्लाउड्स सैचुरेटेड हो जाएंगे, जब उनका पेट भर जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो क्या नीचे लाएंगे? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप प्रेसिपिटेशन में आते हैं? पहला रेनफॉल या रेन, दूसरा स्नो, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, स्लीट। ये बारिश का और बर्फ़ का मिक्सचर है, उसको क्या कहते हैं? SLEET। और फोर्थ हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म जानते हैं ना, जो मराठी में गारा बोलते हैं हम लोग। तो विच टर्मिनोलॉजी इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन? रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट और हेल्स। इसमें लिक्विड कौन सा होता है? रेनफॉल। उसमें सॉलिड और ज़्यादा सॉलिड हेल्स। मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, स्लीट। ठीक है,
तो ये है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? आई फॉर इंसुलेशन, उससे फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर क्या होता है? इवेपोरेशन, वाटर वेपर हल्के होने की वजह से कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर यहाँ पे जब पानी गिरेगा अर्थ पे तो रन ऑफ होगा, और रन ऑफ होने के बाद क्या आएगा? तो फिर वाटर साइकिल आएगा। और कल हम लोगों ने क्या देखा वाटर साइकिल में? तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल इज कंटिन्यूस प्रोसेस। वाटर साइकिल क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पर वाटर कंटिन्यूस घूमते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, ओशन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से वापस लैंड, फिर लैंड से वापस ओशन। सभी रिवर्स लैंड पे आने के बाद कहाँ पे ड्रेन होगी? ओशन। इस तरह से साइकिल चलते रहेगी। और इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि अर्थ क्या है? एक प्रकार की टेरेनियम है, और जो पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कभी हरियाणा में या कभी अमेज़ॉन में बहता होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है एनसीईआरटी से। क्योंकि वाटर का सप्लाई अर्थ पे कैसा है? कांस्टेंट है। वाटर का सप्लाई कैसा है अर्थ पे? कांस्टेंट। लेकिन क्या वैरी हो रही है? डिमांड वैरी हो रही है। दिन ब दिन वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वी हैव टू फोकस ऑन डिमांड साइड के सप्लाई साइड। तो ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? डिमांड साइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ना चाहिए। वाटर के इक्वेशंस में वी हैव टू फोकस बोथ साइड, सप्लाई साइड और डिमांड। एक पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे तो दूसरा मिसमैच हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल दिया उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसलिए तो मैंने बोला कि जो पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कभी मे भी हरियाणा में फ़्लो होगा, कभी अमेज़ॉन में फ़्लो हो रहा है, कहीं पे भी, क्योंकि वाटर का साइकिल ऑलमोस्ट कैसा है? कांस्टेंट है। द सेम वाटर एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। मतलब वर्ल्ड का एक ही पानी घूमते जा रहा है। यही पानी कभी बर्फ़ बनता है तो कभी पिघलता है, अलग अलग फॉर्म्स। ये है डेफिनेशन जो अभी आपने देखा किसका? तो वाटर साइकिल। इस तरह से वाटर एक क्या है? तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो वाटर आप कह सकते हैं वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लिक रिसोर्स है। वाटर में हमने देखा ना वाटर साइकिल, तो आप इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे वाटर का? अगर आपको ऐसे आए वाटर का इंट्रोडक्शन में, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि वाटर इज कौन सा रिसोर्स? साइक्लिक, रिन्यूएबल रिसोर्स। एनसीईआरटी से आपने क्या लिया? वाटर के इंट्रोडक्शन के लिए, कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी से, ठीक है। जैसे वाटर का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो वाटर क्या है? तो वाटर इज अ साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इट इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स ऑफ नेचर, ये नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज इकोनॉमिक गुड, ठीक है। तो ये दो लाइन मिल गए आप लोगों को वाटर का इंपॉर्टेंस के लिए। फिर वर्ल्ड में वाटर का सोर्स मेन कौन सा है? रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। ये ज़्यादातर कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर की सलाइन वाटर। ये तीनों किसके नाम दिया है? फ्रेश। मतलब हम लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं फ्रेश वाटर के नाम से। इंडिया में ज़्यादातर कौन सा फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर। इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम कौन सा वाटर पर डिपेंड है? ग्राउंड वाटर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करने वाला कंट्री भी कौन सा है? इंडिया ही। वाटर के यूज़ लिखा है कि वाटर कहाँ का यूज़ होता है? घर के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मतलब हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या यूज़ करती है? वाटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे आँख के अंदर, हमारे बॉडी का डाइजेशन, इस तरह से वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ। और फिर मैंने लास्ट में क्या वाइंड अप किया था? ये वाटर क्या है? तो वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है ओशंस, दे आर द क्लाइमेट रेगुलेटर्स। ये क्लाइमेट को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? ये क्या ट्रैप करते हैं? CO2 को ट्रैप करते हैं और बदले में क्या निकालते हैं? पंप अप क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन लाता है? फॉरेस्ट की ओशंस, ना कि फॉरेस्ट। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट से ज़्यादा CO2 कौन ट्रैप करता है? ओशंस। अब ओशंस में ऐसे कौन से लाइफ होते हैं जो ट्रैप करते हैं? प्लैंकटन्स, जो हमने कल देखा था। प्लैंकटन्स क्या है? तो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कहाँ रहते हैं? ओशंस में। और P फॉर प्लैंकटन्स, तो ये किसके टाइप्स हो गए? बेसिकली प्लांट्स। और ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या ट्रैप किया जाएगा? CO2, और क्या निकाला जाएगा? ऑक्सीजन। तो इस तरह से ओशन सिर्फ क्लाइमेट रेगुलेटरी नहीं हुए, बल्कि वो ये भी कहलाते हैं लंग्स ऑफ प्लैनेट। एंड देयरफॉर ओशंस आर
critical part of natural environment, critical part of इसमें कीवर्ड क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसका नाम हमने देखा था स्टार्टिंग में, कौन सा डोमेन? कितने तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट हैं? 4। कितने तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट? 4। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग में देखा था हमने। तो ये एनसीईआरटी से कीवर्ड उठाना पड़ता है। कोई भी टॉपिक का, अगर आपको हेल्थ का एनसीईआरटी लिखना है, टॉपिक इंट्रोडक्शन, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो एनसीईआरटी जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने के 2 फ़ायदे होते हैं। अपने को उस टॉपिक का कीवर्ड मिल जाता है और उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाते हैं पंचिंग स्टार्ट करने की। फिर हमने कल क्या देखा था कि सप्लाई कांस्टेंट है पर डिमांड मिसमैच है। तो डिमांड को ही करने के लिए हमको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं मेंस के लिए। आप इसमें लाइन लिख सकते हैं, इसके बारे में 2 लाइन आप खुद लिख सकते हो कि वी हैव टू फोकस ऑन वाटर असेसमेंट एंड वाटर ऑगमेंटेशन मेजर्स। ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाना कि कम करना? बढ़ाना। वाटर को असेसमेंट करने के बाद, असेसमेंट करने का मतलब क्या होता है? उसका प्लानिंग करना, ठीक है, कि मेरे घर में कितना लीटर पानी है और फिर मेरी फैमिली किस तरह से इसको ये करेगी, ठीक है। कल दूसरा दिन आएगा तो फिर हम लोग स्टोर करते हैं ना पानी, तो वो क्या हम लोग अपने हिसाब से असेसमेंट करते हैं। इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या फोकस करना है? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हेवी पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है? ऊपर से लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वाइल्ड लाइफ में भी हम लोग कैसे हैं? बेस्ट है। ऐसे वक्त में हमको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि एक प्रेशियस रिसोर्स है। साथ साथ दिन ब दिन हमको वाटर के ऊपर क्या करना है? ऑगमेंटेशन मेजर्स, जैसे कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कौन कौन से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है? ग्राउंड वाटर, रेन वाटर और सरफेस वाटर। इंडिया में ज़्यादातर पहले ही पानी का दिक्कत है, ऊपर से नदियाँ भी क्या हो रही है? पोल्यूटेड हो रही है। मतलब दिन ब दिन वाटर के टेंशंस, वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। वाटर इज़ अ प्राइम गुड, इसलिए नेशनल वाटर पॉलिसी ने वाटर को कौन सा नाम दिया? तो इकोनॉमिक गुड दिया। वाटर क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गुड। बच्चे यही वर्ड यूज़ नहीं करते, आप लोगों को यही वर्ड अपने आंसर्स में दिखाना पड़ता है कि वाटर कौन सा गुड है? पॉलिटिकल गुड कि इकोनॉमिक गुड? इकोनॉमिक गुड। राइट्स कौन सा गुड है? राइट्स पॉलिटिकल गुड। तो वाटर का भी इंपॉर्टेंस है वो। इसके अलावा वी हैव टू फोकस ऑन, सिर्फ इन 3 चीज़ों पे होगा फोकस नहीं, तो वी हैव टू फोकस ऑन किसको कम करने के लिए? प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। इधर बढ़ाना, इधर कम करना है। लेकिन सिर्फ पोल्यूशन का प्रिवेंशन से होगा क्या? नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन इफेक्टिव मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑफ वाटर पोल्यूशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ फोकस्ड ऑन विच सोल्यूशन? नेचर बेस्ड सोल्यूशन। आज भी इंडिया में एंशियंट बेस्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं? तो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस। कल मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला था? मेघालय का वुड बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कौन से स्टेट का था? मेघालय का। तो वो इंडिया का क्या है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। फिर राजस्थान का मैप देखा होगा, राजस्थान के मूवीज़ में या राजस्थान में आपने देखा होगा बावड़ी होती है, ऐसी वी शेप्ड होता है ना बावड़ी। वहाँ पे क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। तो वो भी इनको क्या हो गया? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। लेकिन सिर्फ एंशिएंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है क्या? नहीं। इंडिया में एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, इवन मॉडर्न इंडिया में भी काफ़ी ऐसे मेजर्स थे जिसके ऊपर इंडिया ने किसके ऊपर फोकस किया? असेसमेंट और ऑगमेंटेशन। लेकिन इनके साथ में हमको किसकी सहायता चाहिए? न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल नाम बताओ। यूज़ ऑफ ड्रिप इरिगेशन। खेती में ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन। और वर्ल्ड में बेस्ट कंट्री कौन सा जो ड्रिप इरिगेशन करता है? इजराइल। इजराइल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंट्री जो ड्रिप इरिगेशन करता है, इजराइल। इंडिया ने जो ड्रिप इरिगेशन की जो टेक्निक्स लिए, बेसिक टेक्निक्स, वो भी कौन से कंट्री से लिया? इजराइल। इंडिया के टर्म्स इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन अदर टेक्नोलॉजी, जिसका नाम था डिसैलिनेशन। कल तो बताया था ना, डिसैलिनेशन में क्या होता है? समुद्र का पानी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रेश वाटर में। और इंडिया में भी ये प्लांट्स लगे हुए हैं। और वर्ल्ड में डिसैलिनेशन के लिए भी बेस्ट कंट्री कौन सा है? इजराइल।
फिर मैंने यहाँ पे नाम दिया, ये नाम क्या है, तो इंडिया के नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, भंडारा फाड़, वाव, टंका, खादिन, ठीक है, जिंक। तो जिंक क्या है, तो जिंक इज़ अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसको पढ़ना कैसा है, जिंक। देखो इंडिया के हर एक स्टेट में यूनिक क्या है, वाटर एग्यूमेंटेशन सिस्टम है कि नहीं। ऐसा एक भी स्टेट नहीं जहाँ पर वाटर का मैनेजमेंट नहीं है, हर स्टेट में वाटर का मैनेजमेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स इन द न्यूज़ द टर्म जिंक, बावड़ी, खादिन, एरी, डोंग्स, ये क्या है, तो आप कैसे, उसमें एक आध ऑप्शन रहेगा कि दीज आर बेसिकली व्हाट, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ इंडिया। मतलब ये इंडिया के क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। उनमें से कौन कौन से एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीलिम्स में और अपने यूपीएससी में। प्रीलिम्स में कौन कौन से आए, तो जिंक आ चुका है, खुल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, खादिन ऑफ राजस्थान, बाउडीज ऑफ इवन राजस्थान, जोहाड़ ये भी राजस्थान का है, साथ साथ बिहार के आहेर पाइन्स, मेघालय के बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, आपातामी, आपातामी नाम के ट्राइब्स भी है। ये ट्राइब्स तो यूनिक भी है। ये लोग कैसे करते हैं कि राइस की खेती भी करते हैं, और राइस की खेती में जो पानी जमा होता है ना, जहाँ से मीथेन निकलता है, उस खेती में फ़िश भी करते हैं। मतलब खेती में फ़िश भी रहेंगे और किसका वो है, राइस भी। तो स्वाभाविक है आपातामी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्टेपल फूड क्या होगा, और राइस, क्योंकि उनका वही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और कितना अच्छा है, दोनों काम हो रहे हैं उनका, फार्मिंग भी हो रही है और फिशिंग। तो वर्ल्ड में ऐसे लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इंडिया फेमस है, और ये सबके खुद के अपने अपने यूनिकनेस है। तो आपातामी ट्राइब्स कहाँ के हुए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो साउथ इंडिया के भी यूनिकनेस है, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सबके। प्रीलिम्स के अलावा मेंस में आप कैसा लिखेंगे, जब भी आप मेंस में कंक्लूजन लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इन वाटर वी हैव टू फोकस ऑन, वो तो ऊपर लिख के दिया मैंने। इसके अलावा वी हैव टू फोकस ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। लेकिन अपना नाम देने के बाद, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन देने के बाद आंसर को हवे में मत रखिएगा। उसका क्या देना है आपको, आपने नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या कहा, एक आर्गुमेंट कहा कि इंडिया ने क्या फोकस करना चाहिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो उसका फिर आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल। जब भी आप कोई भी आर्गुमेंट लिखते हो तो उसका क्या दीजिए, इन इंडिया वी हैव टू फोकस ऑन विच सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एग्जाम्पल। तभी तो मार्क्स मिलते हैं। मेंस में मार्क्स आते हैं कि लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो वो कैसे आएंगे, ठीक है, ये बुक्स में नहीं दिया है। वी हैव टू फोकस ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। कम से कम 3-4 नाम ध्यान रखना, एग्जाम्पल जिंक्स एंड खुल्स ऑफ हिमालय, इतना भी लिखे तो चलता है। और अगर ज़्यादा लर्न कर पाए, जिंक्स ऑफ लद्दाख, खुल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपातामी ऑफ अरुणाचल एंड बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑफ मेघालय। तो सोचो वो सिर्फ उतने ऊपर पे आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं अच्छे से। लड़के ज़्यादातर क्या लिखें, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। हम लोग को एडिटर बनना है, राइटर बनना है कि एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। एडमिनिस्ट्रेटर कहने का मतलब हर एक आर्गुमेंट के पीछे क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल्स देना चाहिए आपने, तभी तो आंसर सस्ता है। जैसे आप ज़्यादातर क्वेश्चंस देखो क्या लिखते हैं, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हर एक टॉपिक का क्या देना है, सुटेबल एग्जाम्पल्स। अगर आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन कहाँ का हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डिफॉरेस्टेशन कहाँ हो रहा है, एक्चुअल डिफॉरेस्टेशन नेगेटिव टर्म, पर दुनिया में कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, तो उसके आंसर है 3 ABC। ए फॉर अमेजोन का जंगल, बी फॉर बोर्निया का जंगल, और सी फॉर कॉन्गो का जंगल। अमेजोन का जंगल जानते हो ना, अमेजोन के जंगल में हो रहा है, कॉन्गो के जंगलों में हो रहा है, साथ साथ में बोर्निया के जंगल में। अब ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है, डेवलप्ड के डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग वो जानबूझ के कर रहे हैं क्या, नहीं, वो अपना इकोनॉमिक लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसकी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज़ की, अपनी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़ के। एग्जाम्पल बताता हूँ, अमेजोन का जंगल क्यों कट हो रहा है, फॉर रबर, ठीक है, मेज़, सोयाबीन, इनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं, इसलिए किसका जंगल कट हो रहा है, अमेजोन। फिर आप चॉकलेट खाते हैं, कोका इंडस्ट्रीज़, चॉकलेट का रॉ मटेरियल क्या है, कोका, और वर्ल्ड में कोका कॉन्गो के जंगल में बेस्ट लगता है, सी फॉर कोका, सी फॉर कॉन्गो। तो चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, उसके लिए कोका का डिमांड ज़्यादा रहेगा, इसलिए। और जिस जोग्राफी में अच्छा होता है उस जोग्राफी में सादे पेड़ लगाना चाहिए कि फिर कोका लगाना चाहिए, कोका लगाना चाहिए। इसलिए कोका फॉरेस्ट को कोका क्या कर रहा था, कोका रॉ मटेरियल जो चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो कहाँ का जंगल कट कर रहा है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जंगल कट कर रहे, किसको सस्टेन प्रोवाइड करने के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। ये ज़्यादातर कहाँ जा रहा है, डेवलप
कंट्रीज़ में। चॉकलेट हम लोग बनाते कि इंडिया में ज़्यादा, कि बाहर से बन के आते हैं? बाहर से। सब ब्रांड बड़े बड़े MNCs का है। इसके अलावा बोर्निया का जंगल, मलेशिया का जंगल, इंडोनेशिया का जंगल, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इनका जंगल क्यों कट हो रहा है? तो फॉर एडिबल ऑयल। उस एडिबल ऑयल जो वर्ल्ड का सबसे चिपेस्ट एडिबल ऑयल है, उसका नाम है पाम ऑलिव ऑयल। सबसे सस्ता तेल कौन सा है? पाम ऑलिव ऑयल। इसको चिपेस्ट ऑयल कहते हैं, ठीक है। पर अगर देखा जाए तो पाम ऑलिव ऑयल के फ़ायदे बहुत अच्छा है। ऐसा प्रीलिम्स में एक आर्टिकल में आया था कि पाम ऑलिव ऑयल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान तो है ही। पर फिलहाल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये चिपेस्ट ऑयल कहाँ से बन के आ रहा है? तो इंडोनेशिया का डिफॉरेस्टेशन, मलेशिया का डिफॉरेस्टेशन, बोर्निया जंगल का भी डिफॉरेस्टेशन। और कौन कंज्यूम करता है? जहाँ पे हेवी पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया और चाइना। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाम ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं? इंडिया और चाइना। कर वही तो मैं बता रहा हूँ कि डिफॉरेस्टेशन कर कौन रहा है, किसके लिए कर रहा है? डिफॉरेस्टेशन बेसिकली कौन से? अमेरिका में हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन? नहीं। कनाडा में हो रहा है? नहीं। यूरोप में हो रहा है? नहीं। पर उनकी कंज्यूमर मार्केट को बनाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? अब देखो, पाम ऑलिव ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया कट के कहाँ पे जा रहा है? चाइना में जा रहा है, जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इश्यूज़ देखेंगे हम लोग डिफॉरेस्टेशन के। तो समझ में आए? तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप अपने ये दीजिए। कंक्लूजन कभी भी 2 पैराग्राफ का होना चाहिए, कम से कम 2। हम लोग सिर्फ एक इसमें लिखते हैं, वैसा नहीं लिखना है, ठीक है। कम से कम 2 पैराग्राफ में कंक्लूजन होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम 2 छोटे पैराग्राफ लिखो ना, आपको बड़ा करने के लिए कह रहा है। उसके बाद इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? अभी है क्या कंपलसरी? नहीं। सिर्फ एक ही स्टेट ने कंपलसरी किया है, वो भी उसका नाम तमिलनाडु। कल देखा था NCERT में। अब ये मैप में आप क्या समझ रहे हैं? इस मैप में क्या बताया गया? इस मैप में कॉन्टिनेंट के साथ साथ ओशन का डिप्लोमेसी बताया है, ओशंस बताया, साथ साथ में हर एक एरिया के प्राइम रिवर्स बताया। जैसे नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर मिसिसिपी, साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर अमेजॉन, ठीक है। अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर, एक फॉर नाइल, 2 नाइगर, 3 कॉन्गो, 4 ऑरेंज रिवर्स, ठीक है। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर ऑफ एशिया, होंगो ऑफ चाइना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है किसके? तो अपने इसके कॉन्टिनेंट्स के। तो ये सभी रिवर्स क्या है? फ्रेश वाटर इकोनॉमी है कि नहीं? ठीक है। ये देखो अमेजोन का जंगल, ठीक है, ये कॉन्गो का जंगल, और ये 3rd है बोर्निया। ये आइलैंड दिख रहा है आपको? इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है बोर्निया आइलैंड। ये वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेस्ट में से एक है। वर्ल्ड का बेस्ट फॉरेस्ट अमेजॉन, वर्ल्ड का 2nd बेस्ट फॉरेस्ट कॉन्गो। कॉन्गो 2 चीज़ के लिए फेमस है, सी फॉर कॉन्गो, सी फॉर कोका एंड सी फॉर चिंपैंजीज। चिंपैंजीज ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? इंडिया में है क्या चिंपैंजीज? नहीं, पर उसी का एक प्रोटोटाइप इंडिया में मिलता है, कॉन्गो। और ये कौन सा एरिया है? बोर्निया। बोर्निया एक्चुअली कौन से कंट्री का पार्ट है? तो बोर्निया आइलैंड पे 3 कंट्रीज़ है, घर जाके आप में भी देख सकते हैं। एक कंट्री का नाम इंडोनेशिया, एक कंट्री का नाम मलेशिया का कुछ पार्ट कहाँ पर है? बोर्निया, और एक कंट्री है। ये 3 कंट्रीज़ है जो इस आइलैंड पे मिलते हैं, ठीक है, बोर्निया। ये तीनों कंट्री की लाइन देखो, एक अच्छी बात है, ये कौन से लाइन से जा रहे हैं? इक्वेटर। मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी होगी थ्रू आउट द ईयर की सीजनल? थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर। दूसरी खास बात क्या है? इन तीनों जंगलों में और क्या मिलेगा? तो इन तीनों जंगल में और क्या मिलता है कि डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि धूप भी ज़्यादा है, बारिश भी, हवा में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के लोग वाइट कलर के रहेंगे कि ब्लैक कलर के रहेंगे? ब्लैक कलर के रहेंगे। ऊपर से इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे। अगर आपको किसी ने पूछा ये कौन सा क्लाइमेट है, तो आपको क्या कहना है? ये वाला इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इंडिया में मिलेगा क्या? नहीं, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंडिया का कन्याकुमारी का जो पार्ट है वो 8 डिग्री पर आता है। तो सम पार्ट्स में इंडिया में क्या मिल सकता है? इक्वेटोरियल, पर ऐसा बुक्स में नहीं लिखा है, ठीक है। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है? तो आपको कहना है मानसून क्लाइमेट। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है? मानसून। और मानसून क्लाइमेट में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, केरला में, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा,
ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एक ही नाम ध्यान रखना, इक्वेटोरियल क्लाइमेट 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। अमेजोन में कौन सा क्लाइमेट है, मानसून है क्या? नहीं, वहाँ पे प्रॉपर क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल। कॉन्गो बोर्निया में भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। यहाँ पे पेड़ों में कंपटीशन होता है कि कौन ऊपर जाएगा। जनरली पेड़ की हाइट कितनी होती है, जनरली पेड़ की हाइट इतनी होती है। प्लांट और ट्री में फ़र्क होता है ना, ट्री मतलब कितनी हाइट होना चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से जनरली एक ट्री बोले तो फुल ट्री का मतलब कितना होता है, 2 मीटर्स। और इक्वेटर के इस एरिया पे 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, अमेजॉन फॉरेस्ट, कॉन्गो फॉरेस्ट, बोर्नियो फॉरेस्ट में पेड़ कितने मिनिमम रहेंगे, मिनिमम देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है, कहाँ 2 और कहाँ 60, कितने का मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम्स हो गया, 30 टाइम्स हो गया। सोचे कितना कंपटीशन है, अभी ह्यूज कंपटीशन होता है। किसके लिए कंपटीशन करते तो धूप लेने के लिए, इंसोलेशन। अब सोचे जब एक जगह पे, और जैसे यहाँ पे नहीं है, नागपुर में आप फॉरेस्ट देखा होगा, नागपुर का फॉरेस्ट कैसा डेसिडियस है कि एवरग्रीन है, डेसिडियस, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ वहाँ एक पेड़ उधर। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में गैप होती है क्या, एकदम हेवी डेंस होता है, ठीक है, इतना डेंस होता है कि एकदम पास पास रहेंगे अलग अलग तरह के पेड़। और पेड़ों में क्या होता है, फिर हाइट के लिए ये लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और क्या लेते हैं वहाँ से, फेच करते हैं, सनलाइट करते हैं, ठीक है। इसलिए पेड़ों में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ऊपर जाएगा। और जो इतने हेवी डेंस रीजन में जब 60-60 मीटर पेड़ जाएंगे तो सोचो दिन के वक्त में भी जंगल में कैसा रहेगा, अंधेरा रहेगा। इसका मतलब नीचे की सॉइल को धूप लग रही है क्या, तो सॉइल कैसे रहेगी, डैम्पी रहेगी कि नहीं, सॉइल कैसे रहेगी, डैम्पी रहेगी, गिली गिली रहेगी। और दूसरी खास बात, न्यूट्रेंट पुअर रहेगी। इक्वेटर की सॉइल न्यूट्रेंट क्या है, पुअर है। माउंटेन की सॉइल भी क्या है, न्यूट्रेंट में नहीं, पुअर। ध्यान रखना, 2 बात बता रहा हूँ। इक्वेटर की सॉइल भी कैसे, न्यूट्रेंटली पुअर। इवन माउंटेन सॉइल्स आर ऑल्सो न्यूट्रेंट्स में पुअर रहती है। माउंटेन पे ज़्यादा फॉरेस्ट होती है कि वैलीज़ में, वैलीज़ में। तो ध्यान इतना सा ध्यान रखो जब आप सॉइल को टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इक्वेटर की जो मिट्टी है वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में कि पुअर होती है, पुअर होती है, ठीक है। और दूसरा, इवन माउंटेन सॉइल्स आर ऑल्सो एसिडिक एंड न्यूट्रेंट में अगर देखा जाए तो कैसे है, पुअर है। इतना फिलहाल ध्यान रखो। हाँ, कौन सी, माउंटेन की सॉइल्स भी थिन और पुअर होती है, थिन और पुअर होती है। थिन क्यों, तो ऐसी, ये फोटो हो गया माउंटेन का, ये हो गई वैलीज़ का, माउंटेन्स एंड वैलीज़। यहाँ पे जो सॉइल रहेगी वो थिन रहेगी, थिन सॉइल। और धीरे धीरे सॉइल ग्रेविटेशन के थ्रू कहाँ आती रहेगी, नीचे आती रहेगी। तो यहाँ पे सॉइल कैसी हो जाएगी, थिक सॉइल। फॉरेस्ट का नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे अच्छा डेवलप होगा, थिन सॉइल के थिक सॉइल, थिक में ही होगा ना। जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा। तो वैलीज़ में आपको अच्छा फॉरेस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू माउंटेन टॉप, एज़ कम्पेयर टू माउंटेन टॉप। ऊपर से एज वी गो अप साइड टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ भी कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्डवुड फॉरेस्ट मिलेंगे धूप के एरियाज़ में, और ऊपर में सॉफ्टवुड फॉरेस्ट मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सॉइल एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि धूप कम होती है, धूप कम होती है, ठीक है। धूप ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, धूप कम भी नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए। तो आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल सॉइल्स कैसे रहेंगे, न्यूट्रेंट रिच, न्यूट्रेंट रिच। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सॉइल कैसे रहेगी, न्यूट्रेंट रिच। लेकिन माउंटेन के टॉप सॉइल्स एसिडिक होते हैं और पूर होते हैं, क्योंकि ड्यू टू हाई अल्टीट्यूड्स। और इक्वेटर के सॉइल्स कैसे रहेंगे, न्यूट्रेंट पुअर। मैं आपको बताऊंगा बाद में इसके फॉर्मूलेज और क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो रिवर इकोलॉजी देखा। तो अमेजॉन एक रिवर इकोलॉजी हो गया, कॉन्गो जिसके ऊपर काफ़ी आसपास के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड है, ऑरेंज रिवर, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। भारत की अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन एंटायरली डिपेंड्स ऑन विच रिवर, गंगा रिवर। फिर हमने कल असेसमेंट देखा था, वाटर का असेसमेंट। देखो वाटर का असेसमेंट ज़्यादा कहाँ पे, तो ओशंस में, और कम कहाँ पे, एज अ फ्रेश वाटर में भी सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे। अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन,
आफ्टर आइस कैप्स, पहला क्वेश्चन, आफ्टर आइस कैप्स सबसे ज़्यादा वाटर आफ्टर आइस कैप्स कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे? आइस कैप्स। पर सवाल पूछा है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आफ्टर आइस कैप्स के बाद इनमें से कौन से ऑप्शन में? तो आंसर क्या हुआ? ग्राउंड वाटर। ये प्रीलिम्स में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन, आपको ये 4 नाम दिए जाएंगे ए, बी, सी, डी और कहेंगे इनको इनके फ्रेश वाटर कंटेंट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे ज़्यादा क्या है? ग्राउंड वाटर, फिर फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक, एटमॉस्फेयर, सबसे आखिरी में रिवर्स। अगर आप नहीं पढ़ते तो उल्टा करते, नहीं पढ़ते तो क्या लिखते? पहले रिवर, बाद में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी है कि सॉइल में? हाँ, सॉइल में ज़्यादा पानी है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर में भी कम है। यहाँ पर सॉइल आती है, यहाँ पे दिया नहीं, बड़े एनसीईआरटीज़ में दे सॉइल, फिर एटमॉस्फेयर, उसके बाद रिवर्स और लास्ट में फिर बायोस्फीयर। हम लोग देखेंगे इसके बाद। होना चाहिए ना। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर पानी कैसे, कौन से रूप में? लिक्विड की वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसीलिए कभी एक जगह पे होता है, एक जगह पे नहीं होता। पर ज़्यादातर ग्राउंड वाटर में ऊपर में कैपिलरी एक्शन से पानी कहाँ पे आता है? सॉइल के लिए। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप किसको टच करेंगे? पहला रिवर्स। इसलिए और वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ असेसमेंट दिया हुआ है वाटर का। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा है कि आइस कैप के पास सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? ग्राउंड वाटर, उसके बाद बचे ही है तो सॉइल में ज़्यादा पानी, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद और सबसे आखिरी में बायोस्फीयर। तो हमको वाटर के कंजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए कि नहीं? इसलिए हम लोग 2 दिन मनाते हैं जहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन के लिए फोकस किया जाता है। एक दिन का नाम है मतलब दुनिया में फ्रेश वाटर के लिए हम लोगों ने कौन सा डे बनाया? 22 मार्च। और वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। और ठीक इसके एक दिन बाद, इसको जब लर्न करेंगे ना तो उसके एक दिन के बाद का ध्यान रखना। 9 जून कौन सा है? वर्ल्ड कोरल डे। कोरल भी कहाँ रहते हैं? ओशंस में रहते हैं। कोरल का एज ज़्यादा है कि हमारा एज ज़्यादा है? कोरल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पुराने हैं ये। मतलब फ़िश आने के पहले भी क्या थे? कोरल्स थे। ठीक है, तो वर्ल्ड कोरल डे। और दिन ब दिन ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है? कोरल्स को। इसलिए इनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। इसलिए इनके कंजर्वेशन के लिए भी हम लोगों ने एक डेट डिफाइन किया, 9 जून, और इसका 8 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5। एनवायरनमेंट डे कब बनाते हैं? 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5, हाँ ये आते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड, नेबर्स। और एनवायरनमेंट कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम सैलिनिटी के फैक्टर्स। पहला, सैलिनिटी मतलब क्या? तो उसका आंसर है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर इज रेफर्ड एज सैलिनिटी। इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसा। इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज की पर मिल। पर मिल, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज में एक ही डॉट होता है ना। इसमें कितने लिखा है मैंने? 2। ये नीचे वाले कितने हो गए? 2। ये क्या हो गया? इसको परसेंट कहते हैं, लेकिन इसको पर मिल। सैलिनिटी को किस में गिनते हैं? मतलब सैलिनिटी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। और यूनिट का नाम पीपीटी। सैलिनिटी का यूनिट पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म पार्ट्स पर
पार्ट्स पर 1000। जैसा एग्जांपल CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूनिट अगर किसी ने पूछा तो आप ये कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओजोन, इसका यूनिट क्या है? डॉप्सन, साइड में लिख लीजिए, डॉप्सन इज अ यूनिट ऑफ ओजोन। पार्ट्स पर मिलियन इज अ यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्यों फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्ल्ड में CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है और ओजोन का परसेंटेज कम हो रहा है। तो ओजोन को किस में गिनते हैं? डॉप्सन में। मतलब उस बंदे का सरनेम क्या था? डॉप्सन। और सैलिनिटी को किस में गिनते हैं? PPT, पार्ट्स पर 1000। अब इस वर्ल्ड के मैप में देखो, वर्ल्ड के मैप में कहीं पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे सैलिनिटी कम होगी। तो हम लोगों ने क्या लेना पड़ेगा? एवरेज सैलिनिटी। तो अर्थ का एवरेज सैलिनिटी कितना है? 35 PPT, या फिर 35 ऐसा लिखेंगे। तो ये क्या है? तो एवरेज सैलिनिटी किसका? वर्ल्ड के ओशंस का, एवरेज सैलिनिटी ऑफ वर्ल्ड ओशन। फ्रेश वाटर में हम लोग अच्छे से फ्लोट कर सकते, स्विमिंग कर सकते कि सलाइन वाटर में? तो आंसर है सलाइन वाटर। जितना ज़्यादा पानी खारा रहेगा उतना हम लोग, जिसको स्विमिंग नहीं भी आता वो भी क्या करता है? स्विमिंग कर सकता है। इसका मतलब जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे स्विमिंग ईजी होगी कि हार्ड होगी? ईजी होगी। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी है? तो 3 नाम बताता हूँ जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। उनमें से एक का नाम है ये वाला, यहाँ पे एक छोटा सा सी है, उसका नाम है डेड सी। डेड सी कहाँ है? तो वेस्ट एशिया में, ठीक है। ये एक प्रकार का रिफ्ट वैली है। इट्स अ टाइप ऑफ बेसिकली रिफ्ट वैली। हल्के 2 माउंटेन्स के बीच के एरिया को क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली। जैसा नर्मदा कैसी है? रिफ्ट वैली है ना, वैसा। और ये कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में मिलेगा? इजराइल और जॉर्डन। मतलब एक तरफ कौन सा कंट्री है और एक तरफ इजराइल, ठीक है। इसकी एक खास बात क्या है कि इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, हाई सैलिनिटी। इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ये 35 है, वो 450 है लगभग, बहुत ज़्यादा है इसमें। हाईएस्ट सैलिनिटी डेड सी। ये 7th क्लास के NCERT में दिया है, पर जब बड़ी NCERT पढ़ेंगे तो इसका नाम चेंज हुआ है। बड़ी NCERT में आपको ये नाम मिलेगा यहाँ पर। डेड सी, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। इतना ज़्यादा नमक का परसेंटेज है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मिलना ये है, डेड सी है। और ऊपर से ये 2 रेन शैडो रीजन के बीच में आता है, तो प्रॉपर लाइफ नहीं है, प्रॉपर फॉरेस्ट नहीं है, वेजिटेशन का पैटर्न यहाँ पे कम है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? डेड नहीं है, एकदम माइक्रोब्स फंगीज के पैटर्न्स मिलेंगे। इसका हिस्टोरिकल नाम है डेड सी। और ये पूरा पे डेड सी का नाम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के आधार पे कम, फॉरेस्ट के आधार पे कम, पर यहाँ पे इंसान का लाइफ नहीं। यहाँ पे ज़्यादा पीपल अगर की बात करें तो यहाँ पे लोग नहीं रहते। अभी दिन ब दिन हैबिटेशन बढ़ रहा है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत पहले एंशिएंट वर्ल्ड में यहाँ पर लोग नहीं। इसके नाम क्या था? डेड सी। तो ये एक सूखा क्षेत्र है, ठीक है। ये 2 कंट्रीज़ के बीच में आता है। इसराइल में जानते हो एक ही रिवर सिर्फ है, एक ही रिवर है, उस रिवर का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन कंट्री का भी नाम है और रिवर का नाम है। और इसराइल उस जॉर्डन रिवर को प्रॉपरली यूज़ करती है बिना वेस्टेज का, और वो नीट एंड क्लीन रिवर है। इतना अच्छा इनके पास टेक्नोलॉजी इसराइल। लेकिन और एक ध्यान रखना, NCERT ने इसका नाम नहीं दिया है, 11th क्लास NCERT में दिया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कौन से लेक की है? मोर दैन डेड सी। तो आंसर है ये वाला ब्लू कलर का, इसका नाम है लेक वैन। ये कहाँ मिलेगा आपको? तुर्की के ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी लेक है, फाउंड इन ईस्टर्न तुर्की। और दूसरा है ये सॉल्ट लेक सिटी। कौन सा कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका।
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ है? तो आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको कहना है लेक वैन, 2 नंबर पे डेड सी, 3rd ग्रेट सॉल्ट लेक। लिखा मिटाओ। अब ये देखो इधर दूसरा फैक्ट, ये है इक्वेटर का फोटो लाइन। ये है ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। इंडिया कहाँ पर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर। कौन सा क्लाइमेट यहाँ मिलेगा? 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। लेकिन कौन सा क्लाइमेट आपको इस ब्रैकेट में मिलेगा? 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, मानसून क्लाइमेट। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है? मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? तो बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ये 2 फैक्ट है। 3rd फैक्ट, हम लोग एग्जांपल लेते हैं सैलिनिटी का, कि ये जो एस शेप बॉडी है, नाम इसका अटलांटिक ओशन, यहाँ पे सैलिनिटी इक्वेटर पे कितने मिलेगी? तो आपको 35 पर मिल, और यहाँ पे कितनी मिलेगी? 37। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना फैक्ट देखो, ये कैसा हुआ मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इक्वेटर पे सैलिनिटी सेम है क्या? कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। इवन सैलिनिटी सिर्फ ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं हो रही, इवन सैलिनिटी डेप्थ में भी चेंज हो रही है। इवन सैलिनिटी डेप्थ में भी, मतलब सैलिनिटी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डेप्थ, तीनों डायमेंशंस में चेंज हो रही है। कहाँ पर? ओशंस में। ठीक है, ये 11th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अच्छा, सैलिनिटी कौन से एरिया की ज़्यादा रहेगी? जैसे कि ये रीजन देखो, एनक्लोज है कि नहीं, तो इसकी सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी। पर इस रीजन में अगर बहुत सारी रिवर्स आ रही है तो रिवर्स क्या करेंगे? सैलिनिटी का पानी कम कर देंगे, क्योंकि रिवर्स क्या रहेंगे? फ्रेश वाटर रहेंगे। तो फ्रेश वाटर के इन्फ्लक्स से यहाँ की सैलिनिटी क्या हो जाएगी? कम। फॉर एग्जांपल ये 2 लेक्स है, लेक 1, लेक 2, दोनों की ज्योग्राफी एनक्लोज्ड है। एनक्लोज मतलब बंद है, ठीक है। लेकिन इस लेक में कोई भी फ्रेश वाटर नहीं आ रही है, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं आ रही, नो फ्रेश वाटर। और इस लेक में कितने रिवर्स आ रही है? 3 आ रही है। तो कहाँ की सैलिनिटी कम रहेगी? क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ क्या हो रहा है? फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम हो गई। ठीक है, ये सेम वही ज्योग्राफी पर यहाँ पर एक भी फ्रेश वाटर नहीं है, इसलिए इसकी सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये फैक्टर्स हम लोग देखेंगे बड़े एनसीईआरटीज़ में। सैलिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है मैटर। तो अभी जो हमने देखा था वो ये फैक्ट्स है कि सैलिनिटी बोले तो कितना होता है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। और अर्थ की सैलिनिटी कितनी है? 35 पर 1000, ठीक है। इसके अलावा सैलिनिटी ऑफ डेड सी 445 पार्ट्स पर 1000 एंड स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज इट इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट। कौन से सी में हम लोग इजीली फ्लोट कर पाएंगे? लेक वैन की डेड सी, लेक वैन। ईस्टर्न तुर्की की वेस्टर्न तुर्की? ईस्टर्न तुर्की। ईस्टर्न तुर्की में उसका मैप है। ये तुर्की का मैप है, घर जाके मैप में देखिएगा। और तुर्की के मैप में 2 रिवर्स यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे आपको। इनको घर जाके देखना है आपको। ये 2 रिवर्स कौन से कंट्री से आ रही है? तुर्की से। एक का नाम है टिग्रिस रिवर और एक का नाम है, और इस एरिया पे जो लेक मिलेगा इस साइड में अलग में, उसका नाम क्या है? लेक वैन। तो तुर्की से कौन सी 2 कंट्रीज निकलते, रिवर्स निकलते, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, वो भी ईस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड के लिए में कौन सा लेक है? लेक वैन। ये रेन शैडो रीजन है। ये रेन शैडो कैसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है। घर जाके मैप में देखिएगा इनको। इस माउंटेन का नाम है
और इसका नाम है पॉन्टिक माउंटेन्स, और प्लेट्यू का नाम है ये एनाटोलिया प्लेट्यू। तो एनाटोलिया प्लेट्यू दो पहाड़ी के बीच में हुआ कि नहीं? ये डायग्राम कैसा देखो, ये कौन सी माउंटेन हो गई? टॉरस माउंटेन, ये पॉन्टिक माउंटेन्स, और ये कौन सा प्लेट्यू हो गया? एनाटोलिया प्लेट्यू। एनाटोलिया प्लेट्यू बहुत बार सवाल पूछा इसलिए बता रहा हूँ। एनाटोलिया प्लेट्यू पे कौन सा कंट्री बैठा है? तुर्की। और अभी इसने अपना नाम चेंज किया, इस कंट्री का नाम अभी ऐसा लिखा जाता है, तुर्की। कैपिटल क्या है तुर्की की? अंकारा। अंकारा, इस्तांबुल नहीं है, हाँ अंकारा है। और ये सभी एग्जाम्स में आ चुका है। एनाटोलिया प्लेट्यू भी इस बार सवाल पूछा था। एनाटोलिया प्लेट्यू कौन से कंट्री की बात है? टॉरस और पॉन्ट। और यहाँ पे देखो ये रेन शैडो की, ये सलाइन लेक क्यों है, सॉल्टी लेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो रेन शैडो आ रहे हैं, ये माउंटेन्स का इधर का रेन शैडो और ये माउंटेन का इधर का रेन शैडो। इसके नीचे कौन सा ये मिलेगा आपको? तो मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ब्लैक सी का फोटो मिलेगा। अब घर जाके देखिए, ब्लैक सी, और मतलब ब्लैक सी होने के बाद भी ब्लैक सी का मॉइस्चर कौन रोक रहा है? माउंटेन्स। और इधर मेडिटेरेनियन सी का मॉइस्चर कौन रोक रहा है? पॉन्टिक। इस तरह से इधर का एरिया कैसा रहेगा? ग्रासलैंड की फॉरेस्ट का रहेगा। हेवी रेनफॉल की मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट रहेगा ना, क्योंकि दोनों के मॉइस्चर को क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और मॉइस्चर ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे ग्रास, श्रब्स, ऐसे एरियाज मिलेंगे। और स्वाभाविक है तालाब भी कैसा रहेगा? सेकंड एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। देखो सॉल्ट लेक का बता रहा हूँ। इंडिया में राजस्थान में कौन सा लेक है? सांभार लेक। वो कैसा है? सलाइन है कि फ्रेश है? सलाइन लेक है। वैसे ही और दो लेक का नाम बताता हूँ। जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट टेरिटरी लद्दाख। जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख का ला का मतलब होता है माउंटेन, और धाक का मतलब होता है कंट्री, इसलिए इसका नाम क्या दिया? लद्दाख। यहाँ पे इंडिया के मेजॉरिटी लोग रहेंगे कि माइनॉरिटीज़? स्पेशली आपको क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट मिलेंगे। बेसिकली बुद्धिस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये 3 माउंटेन्स है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया पे आपको 3 माउंटेन्स मिलेंगे। एक का नाम है भारत की सबसे नॉर्थ मोस्ट माउंटेन काराकोरम, दूसरी और थर्ड जांस्कर या फिर संस्कार, इसको कुछ वहाँ के लोकल भाषा में संस्कार कहते हैं। इसको लिखा ऐसे जाता है जास्कर या फिर जांस्कर, और इसको वहाँ की पहाड़ी भाषा में इसको संस्कार कहते हैं। संस्कार रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। मुझे बताना था ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 लेक्स मिलेंगे। एक ऐसा शेप का लेक, घर जाके मैप में ढूंढना, और एक ये लेक। पहले लेक का नाम है लेक पैंगोंग सो, और दूसरे लेक का नाम है लेक सो मोरार। ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये इंडिया के कौन से लेक्स हैं? सलाइन लेक्स। मतलब सिर्फ राजस्थान में ही नमक के लेक्स नहीं मिलते, इवन लद्दाख में भी आपको 2 सलाइन लेक्स मिलेंगे। एक का नाम है पैंगोंग सो और एक का नाम है सो मोरार। इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है? सो का मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है लेक इन बुद्धिस्ट लैंग्वेज, एंड ला का मतलब पास।
इन बुद्धिस्ट लैंग्वेज। बुद्धिस्ट लैंग्वेज में सो को क्या कहते हैं? तालाब, लेक, और पास को ला, ला, और ला को माउंटेन भी कह सकते हैं आप, माउंटेन पास। तो इंडिया में सिर्फ सलाइन लेक में सांबर लेक है क्या राजस्थान का? नहीं, आपको दो नाम ध्यान रखना है। जो कंप्लीट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, लेक सोमरारी, और एक 60% से ज़्यादा चाइना गवर्नमेंट के अंडर है, वो लेक पोंगोंग सो। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा? उसमें सबसे लास्ट में देखो, एक पूरा ब्लू कलर का लेक था और आगे बाजू पूरा डेजर्ट्स एरिया था। वो कौन सा है? तो ये पेंगोंग सो। ये कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट की वार्म डेजर्ट की कोल्ड डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट। इंडिया में 2 डेजर्ट्स है, हॉट डेजर्ट्स भी है और कोल्ड डेजर्ट। ये जो फोटो देख रहे हैं किसका है? कोल्ड डेजर्ट्स का, पेंगोंग सो, सोमरारी। तो कौन सा लेक इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है? पेंगोंग सो, जो अभी फ्रिक्शन पॉइंट बना है इंडिया और चाइना इश्यूज़ में, और इंडिया के ज्योग्राफी के कंप्लीट अंडर कौन सा है? लेक सोमरारी। हो गया? तो यहाँ पे भी आप फ्लोट कर सकते हैं क्या? स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सैलिनिटी ज़्यादा ही है। अच्छा, और ये सैलिनिटी यहाँ पे क्यों, ये सलाइन लेक यहाँ पे क्यों बने? उसका मेन रीज़न है ये माउंटेन। राजस्थान, आपको अगर किसी ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में सलाइन लेक्स क्यों है, वाई देयर फॉर्मेशन ऑफ सलाइन लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो आपको आंसर देना ये, बिकॉज दे लोकेटेड इन द रेन शेडो रीजन ऑफ which mountains? Himalayas, especially greater Himalayas. Why there is a saline lakes found in Ladakh territory? Because they located in the rain shadow region of greater Himalayas. Greater Himalayas. हो गया लिखा? अब नया पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ओशनिक मूवमेंट्स। ओशनिक मूवमेंट्स, समुद्र के ओशनिक मूवमेंट्स, ठीक है। 2 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल का एग्जांपल कौन सा दिया गया? टाइड्स। टाइड्स जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एग्जांपल 2 दिया है, सी वेव्स, समुद्र की लहरें, और दूसरा ओशनिक करंट। ये लिख लीजिए।
ये देखिए, इसमें सिर्फ 2 नाम देखो। ओशनिक करंट्स कितने प्रकार के थे, तो आपको देख आंसर दिया है 3, सी वेव्स, ओशनिक करंट्स और टाइड्स। लेकिन उसको हमने ऐसा पढ़ा, हॉरिजॉन्टल और टाइड्स कैसे आते हैं ऐसे, और वेव्स और ओशनिक करंट्स कैसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल। फिर हम लोगों ने डायग्राम देखा सी वेव्स का। सी वेव्स में देखो पानी ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट, नीचे क्या है तो ट्रफ। ये एक एम्पलीट्यूड बन गया ना, क्रेस्ट और ट्रफ। ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, वेव लेंथ। और ये पानी कितना ऊपर है वो हो गया वेव का हाइट। सुनामी का हाइट ज़्यादा होगा, सुनामी का हाइट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में। अब नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। वेव्स क्या है, तो वेव्स कैसे राइज और फॉल, ऊपर नीचे आते हैं ऐसे, क्रेस्ट और ट्रफ। ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ किसका, वाटर का, ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस। ठीक है, उसके बाद इनके पीछे मेन इंजन कौन है, कौन इसको लेके जाता है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप, मतलब हवा आती है अक्रॉस द ओशनिक सरफेस। जितनी फास्ट विंड रहेगी उतना वेव्स भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा। द विंड ब्लोज बिगर द वेव्स बिकम फास्टर। और अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी तो वेव्स भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और जब वेव्स ज़्यादा कोस्टल एरियाज को टकराएंगे तो क्या करेंगे, ह्यूज डिस्ट्रक्शन, दे मे कॉज ह्यूज डिवास्टेशन। तो डिस्ट्रक्शन और क्या पड़ेंगे, डिवास्टेशन। और यह भी कॉमन फेनोमेना है, कैसे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर इज राइजिंग। पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का क्या होगा, एक्सपांशन की सिंकिंग होगा, एक्सपांशन। पानी का टेम्परेचर गर्म होता है तो पानी हल्का होता है वजन में कि भारी होता है। आप 2 वाटर लीजिए, एक में एक वार्म वाटर लीजिए, एक कोल्ड वाटर लीजिए, सेम 1 लीटर लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वजन किसका ज़्यादा रहेगा, वार्म वाटर लो और कोल्ड वाटर लो, कौन सा वाटर पकड़ने में भारी लगेगा। रूल के हिसाब से कोल्ड वाटर कैसा होता है, डेंसर होता है, एंड वार्म वाटर लाइटर। कल फॉर्मूला बताया ना, हाई टेम्परेचर एक्सपांडिंग, कोल्ड टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्टिंग या सिंकिंग। तो 2 अगर पानी लेते हैं आप, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में थोड़ा सा फ़र्क किस में पड़ेगा, माइन्यूटली। कोल्ड वाटर थोड़ा नीचे आएगा और वार्म वाटर ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना। आप देखो ना, जब पानी को गर्म करते तो बॉईल होता है वो, और बॉईल होने के बाद अगर वैसे ही रखो तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है, क्योंकि उसका एवेपोरेशन बढ़ रहा है। और साथ साथ में पानी का वज़न भी हल्का हो जाता है। वार्म वाटर लाइटर होता है और डार्क, और कोल्डर वाटर डार्क। दूसरा फार्मूला देखो, अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के चलते पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, थर्मल एक्सपेंशन से पानी कहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके चलते क्या होगा कि विंड्स उसको आराम से क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। उससे और क्या बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन। दिन ब दिन कोस्टल एरियाज़ में कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल में भी कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है। और अगर पानी की सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी तो उसमें नमक का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, तो विंड्स उसको ज़्यादा लेके जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसका वज़न कैसा रहेगा, डेंसर रहेगा। मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से सैलिनिटी अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। विंड की स्पीड भी अफेक्ट हो रही है, दिन ब दिन विंड का स्पीड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। और विंड का स्पीड बढ़ेगा तो सी वेव्स की स्पीड भी बढ़ेगी, और सी वेव्स की स्पीड बढ़ेगी तो कोस्टल एरियाज में क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन करेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। हाइट ऑफ द वेव देखा था आपने, तो कौन से फैक्टर्स है जिससे समुद्र में वेव्स की हाइट बढ़ सकती है। एक तो विंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो हो सकता है, या फिर अचानक पानी में क्या आ गया, या फिर इरप्शन, या फिर पानी के अंदर पहाड़ी में क्या हो गया, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। अगर ये सब ज़्यादा रहेंगे तो वेव्स की हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज बिगर द वेव बिकम्स, और बिगर वेव्स को कहा जाता है सुनामी। अब पहला फैक्ट सुनामी के बारे में, सुनामी के कौन कौन से कीवर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला कीवर्ड, सुनामी कौन सा वर्ड है, जापानीज़ वर्ड। जापानीज़ में इसको क्या नाम किया गया, हार्बर, ठीक है। पोर्ट और हार्बर में क्या फ़र्क है, पोर्ट और हार्बर सेम है कि अलग अलग है, ठीक है। पोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा क्रू के मेंबर्स, शिप का मेंटेनेंस, ठीक है, उसका फोकसिंग, शिप्स का मेंटेनेंस के साथ पूरा काम करना, वो क्या हो गया, हार्बर। सिंगापुर पोर्ट है कि हार्बर है, हार्बर। नेक्स्ट,
अब क्या होता है कि जापानीज़ वेव्स जिसका नाम है सुनामी, इसको कहा जाता है और एक निकनेम हार्बर वेव्स। और ये क्या करता है कि ये बड़े बड़े सी वेव्स किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज़ अ सुनामी, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सुनामी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सुनामी कौन सा वर्ड है, जापानीज़, उसका नेम क्या है जापानीज़ में, हार्बर वेव्स। और ये हार्बर को डिस्ट्रॉय करता है कि इंपॉर्टेंट कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसका निगेटिव नाम दिया गया। उसके बाद सुनामी कब कब आ सकती है, मे बी अर्थक्वेक, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, या तीसरा अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो सुनामी आने के 3 कारण का नाम देखा हमने, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। मतलब ज़्यादातर एक्सटर्नल जियोमॉर्फिक प्रोसेस के इंटरनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये इंटरनल है, और ये अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस इंटरनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस से आते हैं, और लैंडस्लाइड्स एक्सटर्नल होती है। तो ज़्यादातर अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक से ही क्या आई है, सुनामी आई। उसके बाद कौन सा, वो आप उस दिन मेंशन नहीं, आप नहीं थे ना उस दिन, आप उस दिन नहीं थे। अर्थ के 2 मूवमेंट्स होते हैं, एंडो मतलब इंटरनल, एक्सो मतलब लैंडस्लाइड किसके एग्जांपल हो गया, एक्सटर्नल। लैंडस्लाइड्स किसकी वजह से हो सकती है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो, बारिश बहुत ज़्यादा, या ऊपर के एरिया से क्या नीचे गिर गया, ग्लेशियर्स, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, लैंड। अभी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स, उसका मेन कारण क्या था, रिवर्स। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल। लेकिन अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस क्या है, तो वो एंडोजेनिक। एंडो मतलब इंटरनल और जेनिक मतलब ओरिजिन। एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। और अर्थ के माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, अर्थ में माउंटेन कैसे बनेंगे, तो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस क्या बनाते हैं, हिमालय कैसे बने, सडन फोर्सेस की डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉपिक, जिसमें फोल्डिंग फॉल्टिंग आएगी, फोल्डिंग और फॉल्टिंग, इसलिए 2 नाम दिए, डाय बोले तो 2, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ये क्या हो गया, हिमालय का ये डायग्राम, फोल्डिंग की फॉल्टिंग, फोल्ड हो रहा है ना, ये देखो फोल्ड हो गया कि नहीं। जब 2 फोर्स आ रहा है तो बुक से कैसी हो जाएगी, फोल्ड होगी, ठीक है। और जब हल्का सा इधर चलेंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे कि फोल्ड होंगे, क्रैक्स आएंगे, उसको फॉल्टिंग कहते हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो उसको इसका नाम दिया 2, डायस्ट्रॉपिक मतलब 2, फोल्डिंग एंड रिफ्ट वैली कैसे बनेंगे, तो फॉल्टिंग से, माउंटेन्स कैसे बनेंगे, तो फोल्डिंग से। लेकिन इसके अलावा एंडोजेनिक के और एक फोर्स होते हैं, ये स्लो फोर्स, ये फास्ट फोर्स। इनको रैपिड कह सकते हैं या सडन कह सकते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक बता के आता है क्या, नहीं, वोल्केनोज भी बता के नहीं आता। अब लैंडस्लाइड्स नहीं है इसका एग्जाम्पल, इन्होंने इधर डालना चाहिए, इन्होंने सिर्फ इसलिए एनसीईआरटी ने डाला है कि वो सडन है करके। बाकी लैंडस्लाइड ज़्यादातर किससे होती है, इससे होती है। अर्थक्वेक से इंड्यूस हो सकती है क्या, हो सकती है। अगर अर्थक्वेक पहाड़ी पे ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड। पर लैंडस्लाइड्स अर्थ के ऊपर होती कि नीचे होती है, अर्थ के ऊपर होती है। इसलिए बड़े एनसीईआरटी ने लैंडस्लाइड को कहाँ डाला है, इस साइड। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी है, इसलिए। तो इंटरनल 2 ही फोर्स है, अर्थक्वेक्स और वोल्केनो, और इनसे एसोसिएटेड क्या आ सकती है, जो क्या होगी, एक्सोजेनिक। तो जी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम बिंग का उनके पास में सोनार रडार्स होते हैं, सोनार्स होते हैं, उसको प्रिडिक्ट में भी कर सकते हैं, सैटेलाइट से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर इंडिया में फ़िलहाल वो टेक्नोलॉजी है क्या, नहीं। इंडिया में आज भी पुराने पैटर्न से ही प्रिडिक्ट किया जाता है, इंडिया में आज भी पुराने पैटर्न से ही प्रिडिक्ट किया जाता है। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल। जैसे कि वो किसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, एनिमल बिहेवियर, या फिर फिश इन द पॉन्ड्स, वो चिढ़ जाती है, या फिर स्नेक्स कम्स टू द सरफेस।
सेस्मोग्राफ वगैरह है वो। हाँ, अब दूसरा ध्यान रखना है, ये सुनामी के वर्ड आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। पहला वर्ड हमने देखा। थर्ड वर्ड क्या था कि सुनामी एक तरह की क्या है, ह्यूज टाइडल वेव। इसके बाद इसकी हाइट कितनी होती है, मे बी हाई एज 15 मीटर्स। पर जब लार्जेस्ट सुनामी आई तो वो कितनी अब तक देखी गई है, मतलब इंसान ने अब तक कितनी हाइट में सुनामी गिन चुका है, 150 मीटर्स। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पेड़ की हाइट कितनी होती है, 60 मीटर्स, और ये कितना है 150। नॉर्मली कितना होता है 15 मीटर्स, पर अब तक द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर्स। और दूसरा देखो, द वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ मोर दैन, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 700 किलोमीटर। मतलब सोचो कितना लंबा है, इतनी तो बड़ी बड़ी ट्रेन भी नहीं चल पाते। पर आवर 700 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आप कोस्टल एरियाज़ पर है तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, डिवास्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनामी के बीचों बीच समुद्र में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मे बी अगर आप सुनामी है तो आपका शिप हल्का सा ऊपर नीचे होगा, पर यही सुनामी जब कोस्ट की तरफ आती है तो उसका डिवास्टेटिंग पोटेंशियल बढ़ता है। इसलिए सुनामी ज़्यादातर खतरा कहाँ पे करती है, कोस्टल एरियाज़ पर। इंडिया में भी सुनामी आई थी, कब आई थी, तो 2004 को आई थी, ठीक है। लेकिन ये सुनामी कहाँ से आई थी, तो इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड्स हुई थी अर्थक्वेक की वजह से, जिसके चलते वहाँ पे सुनामी आई थी। पर वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, इंडिया की तरफ में, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। अभी भी वो पानी के अंदर ही है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, और 26 दिसंबर 2004 में जब भारत में सुनामी आई थी तो कौन सा कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल होगा, ईस्ट कोस्ट की वेस्ट कोस्ट। इंडोनेशिया कहाँ पर है, ईस्ट कोस्ट, मतलब अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, ये ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप। तो व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ सुनामी। सुनामी कौन सा वर्ड है, जापानीज। उसका दूसरा नाम क्या है, हार्बर वेव्स। क्यों नाम दिया, क्योंकि हार्बर को क्या करता है वो, डिस्ट्रॉय। ये हो गया पहला फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि सुनामी ऑल्सो रेफर्ड एज ह्यूज टाइडल वेव। जनरली दे सीन एज ए 15 मीटर्स के हाइट पर कभी कभी अब तक हाई कितना दिखेगा, 150। और अप्रॉक्स स्पीड कितनी होती है पर किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर। एंड इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट इज मोर वल्नरेबल टू सुनामीज देन वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पे भी सुनामी आ सकती है, पर मैटर करता है। तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में देखा पहला सी वेव्स। अब दूसरा पढ़ते हैं टाइड्स। टाइड्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें देखो सिंपल फैक्ट ध्यान रखना। पहला फैक्ट क्या है टाइड्स का, टाइड्स क्या होते हैं, तो रिदमिक। इसमें कीवर्ड में क्या होना चाहिए, राइज और फॉल ऑफ। और आप रिदमिक यूज़ नहीं कर सकते तो आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर कॉल्ड टाइड्स। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, अब सवाल आता है कि टाइड्स बनते क्यों हैं, ठीक है। तो दो चीज़ के जैसे बनते हैं। हाउ टाइड्स आर कॉज्ड, टाइड्स कॉज्ड बाय 2 एक्टिविटीज़। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पुल। पुल और पुश में क्या फ़र्क है, अपनी तरफ खींचना क्या हो गया, पुल, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप वो पुश डाल देंगे उसमें। ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। सन एंड मून, उनमें से पास कौन सा, अर्थ के, मून। तो स्वाभाविक है ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, मून्स का, एज कंपेयर टू सन। और नेक्स्ट है अर्थ घूमती है, अर्थ घूमने से एक फोर्स क्रिएट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ। सेंट्रीपिटल मतलब इनसाइड के आउटसाइड, इनसाइड, और सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड। मतलब एक तरह से किसकी बात कर रहा है, ग्रेविटेशन की। तो आप सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि टाइड्स कैसे आते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल कौन करता है, सन। दूसरा
मून। और कौन कर सकती है? अर्थ कर सकती है। ठीक है, इससे क्या आते हैं? टाइड्स। पर हम जो बड़ी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इतना ध्यान रखना कि हाउ टाइड्स आर कॉज्ड, दे आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन प्लस मून एंड ऑल्सो ड्यू टू अर्थ। पर अर्थ की जगह पे आपको ये वर्ड लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू, मतलब टाइड्स आने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? रोटेशन की, रिवोल्यूशन की, बोथ। सिर्फ रोटेशन पे फोकस किया गया। थर्ड फैक्ट कि टाइड्स के दो प्रकार बताए गए, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। जब पानी का एरिया हाइट बढ़ेगा, वेव्स, सी वेव्स राइज एंड वाटर कवर मच ऑफ द शोर या कोस्टल एरिया, उसको क्या कहेंगे? हाइट। उसका उल्टा मतलब जब पानी बढ़ेगा तो हाई टाइड, पानी घटेगा तो कम टाइड। ऐसे हम लोग 3 एग्जाम्पल्स, 3 पैटर्न देखेंगे। टाइड्स के 3 क्लासिफिकेशन है 11th क्लास एनसीईआरटी में। अभी फिलहाल आपको कितना दिया है? एक ही दिया है, ऑन द बेस ऑफ हाइट, हाई टाइड एंड लो टाइड। फिर फ्रिक्वेंसी है, उसके स्पीड है, उसके हिसाब से अलग अलग है। अब टाइड्स के पैटर्न देखो, यहाँ पे 2 नाम दिया है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में जब तीनों एक लाइन में रहेंगे, तो उसको आप ये कहेंगे वर्ड, सिज्जी का मतलब क्या था? सिज्जी मतलब जब तीनों कैसे रहेंगे? एक लाइन में रहेंगे, तब उसको क्या कहेंगे आप? सिज्जी। और हाई टाइड कब आएगी? जब कौन सा टाइड रहेगा? और लो टाइड कब आती है? नीप टाइड्स में। मतलब जब तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तब क्या आएगी, और जब तीनों एक लाइन में नहीं रहेंगे, ठीक है, 2 एक लाइन में रहेंगे, एक कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, तब क्या आएगा? नीप टाइड। अभी कल देखो, कल पूर्णिमा थी, कल सुपर मून दिखने वाला था। सुपर मून मतलब फुल मून। सुपर मून में जब से कल अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। ठीक है, और कल कौन सी तारीख थी? अगस्त की 1st। जनरली एक महीने में एक ही पूर्णिमा आती है और एक ही बार क्या आती है? अमावस्या भी आती है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फुल मून, और इसको न्यू मून। लेकिन अगर कोई मंथ में एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आ रही है, अगर वो महीना लंबा है, जैसे अभी अगस्त 31 का है कि नहीं, अगर मंथ लंबा है तो हो सकता है कि एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा है? 2 बार। तो फर्स्ट पूर्णिमा को क्या कहेंगे? सुपर मून। अब 31 अगस्त को पूर्णिमा होने वाली, तब उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ये ज़्यादा चमकता है और बड़ा क्यों दिखता है? अगर नॉर्मली हम इतना देखेंगे तो जिस दिन सुपर मून है, ब्लू मून रहेगा, वो इतना बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अर्थ से करीब आता है। जैसा अर्थ घूमती है, किसका चक्कर लगाती है? सन का। वैसे ही मून भी चक्कर लगा रहा है, किसका? अर्थ का। तो अगर एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आ रही है तो पहला मून क्या होगा? और 31 अगस्त को जो होने वाला है, 30-31 अगस्त, वो में भी क्या रहेगा? ब्लू मून। तो सेकंड मून को क्या कहते हैं? ब्लू मून। पहले मून को सुपर। और ये नॉर्मल से बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ से करीब आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, दूसरा सेकंड मून को ब्लू मून नाम दिया है। वो हल्का सा ब्लू कलर का दिखता है, हल्का सा। कुछ कंट्रीज़ में पिंक कलर का दिखता है, तो पिंक मून कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में रेड मून दिखता है, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हल्का सा ब्लू दिखता है वो। अर्थ पे ग्रेविटेशन है ना? है। मून पे भी ग्रेविटेशन है, वो भी अर्थ से कितना कम? 1/6। पहला पॉइंट। मून के स्टडी को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मून भी हमारे चक्कर लगा रहा है, किसका? अर्थ का। लेकिन ऐसा, ये इलिप्टिकल हुआ, मतलब कभी पास तो कभी दूर।
मून को घूमने के लिए कितने दिन लग रहे हैं अर्थ को चक्कर लगाने के लिए? 27 डे, ऐसा पूरा चक्कर लगा रहे हैं ना अर्थ का, तब कितना दिन लग रहे हैं? 27 डेज। और फेज ऑफ मून को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स कितने दिन लग रहे हैं? 29 डेज। ठीक है, फेज ऑफ मून मतलब क्या होता है? तो ये फुल मून, सिंपल ध्यान रखना, फुल मून। एक बार जब पूर्णिमा या फुल मून होता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है क्या और कम होता है? कम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, तो वो वैनिंग होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैनिंग, वैनिंग कहेंगे। वैनिंग होने के बाद वो क्या धीरे धीरे कम होगा, फिर एकदम क्या हो जाएगा, न्यू मून, मतलब अमावस्या की पूर्णिमा, अमावस्या। फिर धीरे धीरे अमावस्या आने के बाद फिर और चांद क्या बढ़ता है ना, तो उसको उस बढ़ने के क्या नाम दिया गया है? वैक्सिंग। और फिर क्या बढ़ेगा आखिरी में? फुल मून। तो फुल मून का फेज चालू कहाँ से होता है? ये मून का फेज चालू कहाँ से होता है? फुल पे, और ख़त्म भी कहाँ होता है? मतलब ऐसी पूरी परिक्रमा करने के लिए उसको कितने दिन लग रहे हैं? और सिंपल घूमने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 27 डेज। अब ये देखो डायग्राम में मून कैसा घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो कभी अर्थ के पास रहेगा तो कभी अर्थ के दूर। जब मून और अर्थ पास पास रहेंगे तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हम लोग जैसे कल सुपर मून देखते हैं तो वो पास में दिखेगा इंडिया के, तो वो कैसा दिखेगा, बिगर और ब्राइटर दिखेगा कि नहीं? ठीक है, तो वो रहेगा सुपर मून का एग्जाम्पल। तो सुपर मून इतना बड़ा और सफ़ेद क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो कौन सा डिस्टेंस पे अर्थ के? पेरिगी के एपोगी? पेरिगी। पेरिगी का मतलब पास होना, और ए फॉर अवे, ए फॉर एपोगी। वैसे ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। ठीक है, एपोगी और पेरिगी क्या है? तो अर्थ के दो मून के दो नाम हैं जब वो घूम रही है। तो जब मून और अर्थ में डिस्टेंस दूर का है तो वो क्या हो गया? अवे। अवे का मतलब एपोगी, और मून और अर्थ दोनों पास में तो पेरिगी। वैसे और एक नाम, ये देखो अर्थ और सन पास में, और यहाँ पे अर्थ और सन दूर रहेगा। तो वैसे ही ये नाम हम लोग बाद में देखेंगे। इसका नाम था एपिलियन और पेरिलियन। इसमें हेली का मतलब क्या होता है? तो हेली का मतलब होता है सन। तो ये कॉन्सेप्ट जान दो, पर ध्यान रखना हेली का मतलब क्या होता है? सन। और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज होता है, इसलिए मैंने एक ही वर्ड बताया। जहाँ पे ए का वर्ड रहेगा वो क्या हो गया? अवे। मतलब अर्थ और मून दूर है तो एपोज, सन और अर्थ दूर है तो एपिलियन, और सन और अर्थ पास पास है तो पेरिलियन। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। लर्न कैसे करना है? ए फॉर अवे। ठीक है, जी के लिए कौन सा वर्ड है? मून। और हेली के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करें वो लोग? सन। तो जब तीनों एक लाइन में रहेंगे उसके लिए कौन सा वर्ड था? सिजी। इससे क्या आएगा? राइज, हाई टाइड। और नीप टाइड में क्या होगा? लो टाइड। ये देखिए मून का फेज स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आपको कहना है
फुल मून के बाद वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैनिंग मतलब कम कम होना, कम कम हुआ, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ गया? न्यू मून, फिर इंक्रीज होगा। इंक्रीज के लिए उन्होंने क्या नाम लिखा? वैक्सिंग। और फिर क्या आया? तो मून का फेज स्टार्ट होता है फुल मून से और एंड अप भी कहाँ पे होता है? फुल मून। तो ऐसा करने के लिए कितना दिन लग रहे हैं? 29 डेज। लेकिन सिर्फ मून चक्कर लगा रहा है किसके? अर्थ के। तो उसका कितना दिन है? 27 डेज अप्रॉक्स। तो ये 2 टाइड्स के बारे में देखा हमने। ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। और क्या आएगी? टाइड्स आएगी। उसको कौन सा नाम दिया था? SY, ZY, GY। अब दूसरा देखो, जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ फुल मून के दिन ही क्या आएगा, तो मतलब पूर्णिमा के दिन ही क्या आएगी? टाइड्स। पर ऐसा नहीं है। अमावस्या के वक्त में भी क्या आती है? टाइड्स आती है। डायग्राम में साफ दिखा है। इसमें से ये पूर्णिमा है और ये अमावस्या। फुल मून एंड न्यू मून दोनों वक्त में क्या आएगा? दोनों एक वक्त में लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? स्प्रिंग टाइड्स। और उनमें से एक परपेंडिकुलर तो निप टाइड, हाई टाइड, लो टाइड्स, निप टाइड्स, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है? पहला कि टाइड्स क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। पॉइंट फर्स्ट, हाउ टाइड्स आर कॉज्ड? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। कौन खींचता है? सन और मून। ज़्यादा पास कौन खींचेगा? मून, क्योंकि नियरेस्ट कौन है? मून। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ड्यू टू रोटेशन। ये हो गया सेकंड फैक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स ऑन बेस ऑफ हाइट, हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है। हाई टाइड कब आती है? तो स्प्रिंग टाइड्स के वक्त। और लो टाइड कब आती है? निप टाइड्स के वक्त। स्प्रिंग टाइड मतलब क्या? जब तीनों लोग एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है, इन सेम लाइन, तब उसको कहेंगे स्प्रिंग। और जब तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो निप टाइड्स। इनको और एक नाम कहते हैं सिज्जी। सिज्जी बोले तो एक ही लाइन। और टाइड्स फुल मून और न्यू मून दोनों दिन रहेंगे, मतलब पूर्णिमा में भी आएंगे और अमावस्या में भी देखे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि वाई टाइड्स आर इंपॉर्टेंट? टाइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर विच कॉन्सेप्ट? नेविगेशन। दूसरा, जब हाई टाइड रहेगी तो पानी का लेवल कैसा रहेगा? बढ़ेगा और बड़ी बड़ी शिप्स एंटर हो सकेगी। द राइज ऑफ वाटर लेवल क्लोज टू द shores helps the ships to arrive at harbor more easily. The high tides are help also in fishing. मतलब पानी का लेवल बढ़ने की वजह से फिशिंग एरियाज कहाँ तक आएंगे? शोर तक, ठीक है। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। इसके अलावा राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज ऑल्सो बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम डेवलप्ड कंट्रीज। उसको कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? नहीं, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, जो टाइड से इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे वो कौन सी एनर्जी होगी? टाइडल। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स? फर्स्ट, नेविगेशन, F फॉर फिशिंग। थर्ड, टू जनरेट टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स हो गए टाइड्स के। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ओशन करंट्स। आप लोगों ने जेट स्ट्रीम का नाम सुना है? जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम्स क्या होती है नहीं पता। जेट स्ट्रीम्स वो हवा होती है जो यहाँ से काफ़ी ऊपर होती है, मतलब अप्रॉक्स 12 किलोमीटर के ऊपर जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम्स। वैसे ही ऐसी तेज़ हवा पानी के ऊपर भी चलती है, उनको क्या नाम दिया? ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स, वाटर ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट बेसिकली कौन से मूवमेंट है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ओशियन करंट्स क्या है? तो स्ट्रीम्स ऑफ फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशनिक सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब एनसीटी ने साफ लिखा है कि समुद्र का पानी दिखता है वैसा एक ही जगह पे नहीं रहता, ये कैसा होता है? मूव होते रहता है। और कौन मूव करता है? बेसिकली विंड्स करते हैं बेसिकली। तो वाटर ओशन करंट्स दे आर बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। ये 365 दिन घूमते रहते हैं, लेकिन कौन से? एक प्रॉपर
डायरेक्शन में। तो इसमें मार्क्स कब मिलेंगे? कौन कौन से कीवर्ड यूज करेंगे? वाटर, ओशन करंट्स, दे आर बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। इसमें मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। दे फ्लोइंग, मतलब कीवर्ड क्या है? कॉन्स्टेंटली। और दूसरा कीवर्ड, इनकी डायरेक्शन कैसी है? इस पर कभी चेंज होती है क्या? जैसे मानसून का डायरेक्शन कैसा होता है? चेंज होता है, लेकिन इनका चेंज होता है क्या? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। फिर नेक्स्ट सवाल बनता है कि ओशनिक वाटर कैसे होता है? व्हाट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर? तो आपको कहना है पहला टेम्परेचर, दूसरा विंड, तीसरा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और मून, तीनों का आ गया। साथ साथ में वार्म एंड कोल्ड करंट्स आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। तो कितने फैक्टर्स बताए गए? एक टेम्परेचर है, विंड्स है, वार्म एंड कोल्ड करंट्स, मून, अर्थ, सन का क्या है? इसमें कीवर्ड क्या है? पुल। ये सब अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। नेक्स्ट, ये फोटो देखो, ये किसका फोटो दिखा है? ओशनिक करंट्स का। ये फोटो ओशनिक करंट्स का है। अब इसके बारे में पहला फैक्ट, ओशनिक करंट्स क्या है? तो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। इसमें कीवर्ड क्या था? कॉन्स्टेंटली और डेफिनेट डायरेक्शन। दूसरा, ये करंट्स कैसे हो सकते हैं? वार्म भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। कौन सा वार्म होगा? जो कहाँ से निकलेगा? और जो पोल्स की तरफ से आएंगे वो कोल्ड। ये देखो, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? ब्लू कलर का कोल्ड करंट। और इक्वेटर पे वार्मनेस, हीटनेस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे देखो सब कौन से कलर के हैं? रेड। रेड बोले तो वार्म करंट। मतलब दो तरह के करंट्स हैं। करंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हॉट करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। हाउ वार्म करंट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स एंड कोल्ड करंट मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स, मतलब इस तरह से अर्थ ने अपने आप को क्या किया है? बैलेंस किया है। ये क्या करते हैं? इक्वेटर की गर्मी को कहाँ शिफ्ट करेंगे? पोल्स की तरफ। और पोल्स की ठंडी को कहाँ शिफ्ट करेंगे? इस तरह से अर्थ ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी। ठीक है, इनका परसेंटेज कम है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर परसेंटेज वाइज ये सिर्फ कम है। 20% इसका रोल कॉल है, बाकी पूरा 80% एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, एक फ़ोटो देखो, और सारा खेल अर्थ के इंक्लिनेशन से है। ये अर्थ का फोटो और ये सन। सन की वर्टिकल रेस कहाँ पे आ रही है? इक्वेटर पे आ रही है। सन की वर्टिकल रेस कहाँ आ रही है? इक्वेटर। ये नॉर्थ पोल समझ लो, ये साउथ पोल। सर के वर्टिकल रेस इक्वेटर पे आ रही है और सन के स्लैंटिंग रेस कहाँ जा रही है? पोल्स की तरफ। इसका मतलब एक एरिया ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रहा है और एक एरिया ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस्ड। एंड दिस अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड बाय, इसको दो चीज़ बैलेंस करती है, AC एंड OC। ये जो अनबैलेंस्ड किया है ना सन की वजह से, तो ये सन करता नहीं है, और एक्चुअली अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 से, जिसके चलते कुछ एरिया इक्वेटर गर्म होता है, कुछ एरिया ठंडा पड़ता है। और रोटेशन और रिवोल्यूशन दूसरा एग्जांपल है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अनबैलेंस। एंड दिस अनबैलेंस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली बैलेंस्ड बाय टू वेरिएबल्स, एटमॉस्फेयर एंड ओशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड ओशनिक सर्कुलेशन। कल आपने देखा था ना, विंड्स कितने प्रकार के बताया था? 3, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। ये तीनों लेवल को बैलेंस कर रहे कि नहीं? तो वो किसका जिम्मेदारी आ गई? AC। और बाकी आप पढ़ रहे हैं अभी कौन सा? OC। इनमें इन लोगों का 80% रोल कॉल होता है और इन लोगों का 20%। मतलब एटमॉस्फेयर भी इंपॉर्टेंट है और ओशन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ का अनबैलेंस को बैलेंस कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में वो लोग आके प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स और टर्शियरी, ये एक में लोकल लेवल पे कौन सी रहेगी? लोकल विंड्स। बड़े लेवल पे प्लानिटरी विंड्स और रीजनल लेवल पे सीजनल, सेकेंडरी। सन का इंसोलेशन अलग अलग जगह पे अनबैलेंस्ड होना, अर्थ का इंक्लिनेशन अपने एक्सिस से
टिल्टेड होना, ये दो की वजह से अर्थ क्या हो गई, अनबैलेंस। एंड दिस अनबैलेंस्ड इज एक्चुअली बैलेंस्ड बाय AC एंड OC। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लो प्रेशर क्या हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर। इस तरह से विंड्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पर एक इसमें नहीं, 3 इसमें विंड्स मूव करती है, जो हमने कल देखा था। और मैं अभी 20% वाला रोल पढ़ा रहा हूँ आपको, वो है ओशनिक करंट्स। मतलब ओशनिक करंट्स क्या करते हैं, तो अर्थ के हीट को इक्वेटर से पोल्स की तरफ लेके जाते हैं, और पोल्स के कोल्ड को कहाँ लाते हैं, इक्वेटर की तरफ। इस तरह से वर्ल्ड में इनका रेशियो 20% इंपॉर्टेंस हुआ, ओशन करंट, इसलिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। तो ओशन करंट्स टेम्परेचर के आधार पे कैसे हो गए, दो ओशन करंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर आर वार्म एंड कोल्ड। वार्म क्या होते हैं, तो जो कहाँ से निकलेंगे, इक्वेटर, और कहाँ जाएंगे, पोल्स। कोल्ड क्या होंगे, जो कहाँ से निकलेंगे, पोल्स, और कहाँ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर बोले तो लोअर लैटिट्यूड्स। एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल कैसे पढ़ना है कि कौन से कोल्ड है और कौन से वार्म है। ये देखो, इसमें इनमें से लैबोरेटरी कौन सा है, कोल्ड है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसी है, ये रेड वाली, रेड कलर बिलोंग्स टू वार्म, ब्लू कलर बिलोंग्स टू कोल्ड। ये देखो, अलास्का, कैलिफोर्निया। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ बाद में, सिर्फ नाम ध्यान रखना है। इस पर सवाल कैसे पूछेंगे, देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पे नाम दिया रहेगा, एक रहेगा गल्फ स्ट्रीम, एक कैनरीज, एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, और एक ब्राज़ील करंट। ऐसे 4 नाम देंगे और पूछेंगे इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा, कैनरीज। मतलब 4 नाम देंगे और पूछेंगे इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है। ये एक प्रकार का टाइप हो गया क्वेश्चन पूछने का। सेकंड टाइप पूछेंगे आपको एरिया और कॉन्टिनेंट। जैसे कि अफ्रीका के पास कौन सा करंट है, कैनरीज। अमेरिका के पास गल्फ स्ट्रीम, ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। साउथ अफ्रीका के पास अगुलास, अलग अलग। अब इनके लर्न कैसे करना है, नाम बताता हूँ। फर्स्ट, आप कोई भी एक पहले पढ़ना, पहले वार्म पढ़ लो या फिर कोल्ड पढ़ लो। पहले अगर वार्म पढ़ते तो इक्वेटर का एरिया कैसा रहेगा, वार्म। तो यहाँ पे सब कैसे कलर दिख रहे हैं, रेड कलर्स। और फिर इनको विंड्स कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। ये कैसे लेके जाते हैं मैं बाद में बताऊंगा। अभी वो टॉपिक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ नाम ध्यान रखो कि जब करंट्स नीचे से ऊपर जा रहे तो वार्म करंट से, और ऊपर से नीचे आ रहे तो कोल्ड करंट से। कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जब वार्म करंट जाएगा इस रूम से तब कि कोल्ड करंट जाएगा तब। इस रूम का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब यहाँ से कौन से करंट जाएंगे, वार्म करंट्स। और टेम्परेचर कब कम होगा, कोल्ड। तो ज़्यादा सी पोर्ट्स कहाँ पे अच्छे डेवलप रहेंगे, वार्म करंट्स के एरिया में कि कोल्ड करंट्स के एरिया में। सी पोर्ट्स मतलब 365 दिन वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन होना चाहिए वार्म में। इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट सी पोर्ट्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे वार्म करंट्स जाती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग कम रहते हैं और यहाँ इस एरिया पे लोग, क्योंकि यहाँ पे कौन से करंट्स हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। यहाँ पे ग्लेशियर्स अच्छे मिलेंगे आपको, आइसबर्ग्स मिलेंगे। अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की रहती, जानते हो, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, क्योंकि उसके पास कौन सा करंट है, गल्फ स्ट्रीम, वार्म करंट। अब बड़े एनसीईआरटीज़ में इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, दूसरा देखने लग क्या है, किसी को स्ट्रीम लिखा है, किसी को ड्रिफ्ट लिखा है, किसी को क्या लिखा है, करंट लिखा है। तो इनको हम स्पीड के आधार पे लगते हैं। जब मैं आपको बड़ी एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊंगा तब मैं इसको ऐसा टॉपिक लूँगा, ओशियन करंट्स। इसको मैं क्लासिफाई करूँगा 3 आधार पे। पहला टेम्परेचर, दूसरा स्पीड, और तीसरा डेप्थ। ये बड़े एनसीईआरटीज़ में पढ़ेंगे कि ओशियन करंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 एरिया, टेम्परेचर, स्पीड एंड डेप्थ। टेम्परेचर के आधार पे 2 है, कोल्ड और वार्म। कोल्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, पोल से और इक्वेटर से पोल्स की तरफ। स्पीड के आधार पे
अगर देखा जाए तो ये है ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। एक ही स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम। स्पीड के आधार पे इनके नाम है, और डेप्थ के आधार पे बात करें तो इसको ऐसा क्लासीफाई करते हैं। ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है फिलहाल। सरफेस ओशनिक करंट्स एंड डीप, DEEP, डीप ओशनिक करंट्स। मतलब ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है? ये जो फोटो देख रहे हैं कौन सा है? सरफेस। लेकिन जो फोटो नहीं दिया है वो कौन सी है? डीप ओशनिक करंट्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से करंट्स हुए? सरफेस के डीप, DEEP, क्योंकि वो नीचे में कितना परसेंट है? 90%। और इसलिए इनको कहते हैं थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। ये सब बड़े एनसीटीज में पढ़ेंगे हम लोग। ये जितना फोटो दिख रहा है ना, ये फोटो क्या है? ये सिर्फ 10% है। इनके पीछे अंदर वाले काम कर रहे हैं, डीप ओशनिक करंट्स। वो भी कितना परसेंट? 90। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, और सैलिनिटी का मतलब हलाइन। हेलोफाइट्स, फाइट्स मतलब प्लांट, और हेलो मतलब सलाइन। ऐसे पेड़ जो क्या प्रीफर करेंगे? सैलिन, उनको क्या कहेंगे? हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल मैंग्रोव्स। और दूसरा बताने का मतलब कि हेलो का मतलब क्या है वही बताना था। हेलो मतलब सलाइन। यहाँ पर देखो कौन सा कीवर्ड है? हेलो से बना हुआ। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी के आधार पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उससे क्या बन रहा है? डीप ओशनिक करंट्स। लिखा आपने? ये लिख लीजिए। स्पीड के आधार पर इसलिए नाम अलग है। किसी को ड्रिफ्ट कहा गया, किसी को स्ट्रीम, किसी को करंट कहा गया। सरफेस और डीप। और फिलहाल 6th क्लास के एनसीडी में इतना दिया, कोल्ड और वार्म। लिखा? अब ये फोटो देखो। आपने पानी में भौरा बनता देखा? पानी में भौरा बनता देखा है? वैसे ओशन में दिखाता हूँ अभी। ये देखिए फोटो में, इस डायग्राम को ठीक से देखिए। इस डायग्राम में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा गोल गोल भौरा बन रहा है, दिख रहा है? इस राउंड अप शेप को हम लोग कहते हैं गायर्स। जायर्स या गायर्स आप क्या कह सकते हैं, ठीक है? तो गायर्स क्या होते हैं? तो लार्ज सर्कुलेटिंग ओशनिक वाटर। ऐसा बड़ा पानी का पट्टा घूमता रहता है, लार्ज सर्कुलेटिंग ओशनिक वाटर। सरफेस में घूमता है, पानी के ऊपर घूमता रहता है। ऐसा भौरा कैसा? पानी के ऊपर रहेगा ना आपका, वैसा। ये देखो, दो का पैटर्न देखो सेम है, और सदर्न हेमिस्फीयर में पैटर्न कैसा है? चेंज है, ठीक है? तो फिलहाल इतना देखो से भी फिर कैसा होता है मैं बताता हूँ। गायर्स मतलब क्या? तो गायर्स बोले तो लार्ज सर्कुलेटिंग ओशनिक वाटर करंट्स। एक प्रॉपर इसमें घूम रहे, दिख रहे हैं आपको? ये कौन सा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और ठीक है, यहाँ पे कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है रेड वाले, ये वार्म करंट्स है, और ब्लू क्या डिफाइन करते हैं? कोल्ड करंट्स। इनका लूपिंग देखिए, दिख रहा है? और आखिरी में एक ही करंट है, कौन सा है? कोल्ड। अंटार्कटिका के आसपास क्या रहेगा? कोल्ड एरिया, तो ये रहेगा। दूसरा फोटो देखिए।
गायर सर्कुलेशन क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन साउथ हेमिस्फीयर। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में बराबर दोनों साइड में बढ़ रहे हैं, पर इंडियन ओशन के ऊपर के साइड में लैंड का मास ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ ये कहाँ दिख रहे हैं प्रॉपर, साउथ नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर में के ओशन में दिख रहे हैं। मतलब दुनिया में प्रॉपर कितने गायर्स बन रहे हैं? 5। और डायग्राम में साफ दिया है कि ये आर्टिक और पोल्स की तरफ बन रहे हैं क्या प्रॉपर? नहीं, ज़्यादातर कहाँ बन रहे हैं? बीच के रीजन्स में। ठीक है, ये वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट 10% लोग हैं जिसको हम लोग सरफेस में पढ़ेंगे। और अभी दूसरा दिखाता हूँ आपको फोटो, इनको मैंने अपने गायर के रूप में बताया था। और ये फोटो देखिए, ये फोटोज दिख रहे हैं आपको अंदर, ये वाले, ये या ये पानी के अंदर क्या है? सरफेस करंट में नहीं, कौन से वाले? डीप करंट, जिनका रोल कितना है? 90%। इनको डीप करंट्स कहते हैं, ये काफ़ी अंदर होते हैं। ठीक है, ये दिखते नहीं और बहुत स्लो मूव करते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, पानी का, समुद्र का पानी एक जगह पे है क्या कि नहीं? कॉन्स्टेंटली क्या करता है? मूव इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ये देखो, इनका डेफिनेट क्या है? डायरेक्शन। तो ये जो डायग्राम डिफाइन करता है 90% नीचे वाला, और गायर वाला क्या था? ऊपर वाला था, सरफेस वाला। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो, ये बनते हुए दिख रहा है आपको गायर। ये देखिए क्लॉकवाइज दिखा, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कैसा बन रहा है? अब वो कैसा बना उसके बारे में बाद में देखेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है। ठीक है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना ही दिया है कि टेम्परेचर के आधार पर 2 ओशनिक करंट्स होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? तो ये कि ये क्या करते हैं, ओशनिक करंट्स का योगदान क्या है? पहला, वो जिस एरिया से जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर एक तो बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, वो डिपेंड किए वो क्या जाते हैं, कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ दे इन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जहाँ से वार्म करंट जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या बढ़ेंगे? वार्म करेंगे ओवर द लैंड सरफेस। और जहाँ से कोल्ड करंट जाएंगे वहाँ पे कम। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, जिस एरिया से वार्म करंट जाएंगे वहाँ पे सी का पोर्ट अच्छा डेवलप होगा। जैसे रशिया का मैप लेते हैं, ये रशिया का मैप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया। रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इस साइड में। और कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इस साइड। यहाँ पर आपको पोर्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा करंट बह रहा है? कोल्ड। इसलिए साल भर यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट आता है, गर्म करंट, इसके चलते यहाँ पे ट्रेड पोर्ट्स अच्छे बनेंगे। पोर्ट रहेंगे तो क्या होगा? पोर्ट रहेंगे तो व्यापार होगा। ट्रेड रहे तो क्या होगा? कॉमर्स बढ़ेगा। कॉमर्स रहेगा तो क्या बढ़ेगा? कल्चर और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये सब कब हो रहा है? जब वहाँ पे कौन से करंट्स रहेंगे? वार्म करंट्स। इसका उल्टा, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिंडर हो जाएंगे जब वहाँ पे क्या रहेंगे? कोल्ड। इसलिए आपको रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? वेस्ट की इस साइड में। वेस्ट, मॉस्को यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और ये साइबेरियन रीजन कोल्ड है। तो साइबेरियन रीजन कोल्ड होने के पीछे वन ऑफ द क्या है? कोल्ड ओशनिक करंट्स। ये देखिए फोटो इसका, यहाँ पे इस रशिया के इस मैप में कौन सा करंट है? ओया शियो, कोल्ड करंट, जिसके चलते यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है। और पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। इवन यूरोप में, नॉर्वे इधर में ठंडा है, फिर भी यहाँ पे गर्म हवाएं चलती है, जिसके चलते यहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा काम करता है। नाम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगर यहाँ पे भी कोल्ड करंट होता तो ये लोग प्रॉस्पर हो पाते क्या? नॉर्वे स्वीडन के पीछे मेन इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर कैसा है? कोल्ड है, रहते हैं वो कोल्ड रीजन में, पर इक्वेटर से गर्म हवा आने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट सी पोर्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट फैक्ट और एक है कि जब कोल्ड करंट और वार्म करंट जिस एरिया में मिलेंगे वो वर्ल्ड के 2 अच्छे रीजन्स रहेंगे, फिशिंग जोन्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, कुरोशियो करंट और ओयाशियो, जब दोनों मर्ज होंगे, एक कोल्ड करंट एक वार्म करंट, तो ये जो रीजन रहेगा ये क्या रहेगा? वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग जोन, पानी के अंदर। लेकिन पानी के ऊपर कैसा कंडीशन रहेगा?
फॉगी वेदर। जैसे ये देखो, लैब्राडोर करंट कोल्ड है और गल्फ स्ट्रीम वार्म है। यहाँ पे बेस्ट क्या मिलेगा? वर्ल्ड का फिशिंग जोन, और पानी के ऊपर फॉगी जोन। तो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने कि द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट दे प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल जापान का एरिया देखा था आपने और नॉर्थ अमेरिका का। इसके अलावा जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे और भी क्या मिलेगा? फॉगी वेदर, देयरफॉर इट हिंडर्स नेविगेशन। तो जब दोनों करंट्स मिलेंगे तो वहाँ पे क्या अच्छा रहेगा? फिशिंग जोन अच्छा रहेगा। नेविगेशन होगा क्या? नहीं। नेविगेशन, देयरफॉर नेविगेशन बिकम्स डिफिकल्ट। नेविगेशन मतलब ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे हवा कैसे रहे, वेदर कैसा रहेगा? फॉगी, धुंध ज़्यादा रहेगी, छाएगी। और धुंध क्यों छाती है उसका कारण बता देता हूँ। फॉगी क्यों होता है? पहला, ये सी का फोटो, यहाँ से इक्वेटर की तरफ से कौन सा करंट आ रहा है? और यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है। इनमें से जब दोनों का मीटिंग होगा, मिक्सअप होगा, तो कौन सा करंट वजन में हल्का रहेगा? लाइटर रूल के हिसाब से कहाँ जाएगा? ये हल्का सा ऊपर, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता, हल्का सा ऊपर जाता है, हल्का सा। और ये हल्का सा कहाँ जाएगा? नीचे। मिक्सअप होगा कि नहीं? जिसके चलते ऊपर में हल्का जाएगा तो हल्के से वाटर वेपर यहाँ पे क्लाउड्स का रूप ले लेंगे और वेदर कैसा रहेगा? फॉगी। कल मैंने एक रेनफॉल बताया था ना, फ्रंटल रेनफॉल, वैसा ही था, वार्म और कोल्ड के बीच में। तो यहाँ पर गुड क्या मिलेगा आपको? फिशिंग जोन। लेकिन बैड फॉर नेविगेशन। रीज़न, वेदर कैसा रहेगा? फॉगी। तो घर जाके आपको फोकस क्या करना है? ये वाले कौन से कोल्ड है और कौन से वार्म है। रूल के हिसाब से ध्यान रखना। रूल कहता है कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कभी भी क्या मिलेंगे? कोल्ड करंट। एग्जांपल देखो, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में क्या है? कोल्ड। कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोल्ड, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोल्ड। अब कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोल्ड, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोल्ड। ये एक बार ध्यान रखना जब कोल्ड करंट पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन एक अच्छा पैटर्न देखने को ये मिलता है। यहाँ पे अलग क्या पढ़ना है, इधर देखिए आप। कोल्ड करंट पढ़ते वक्त में दो चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का एरिया, ये इक्वेटर का एरिया, ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। लेकिन इधर का पार्ट 60 डिग्री के बाद का पार्ट अलग होता है। इसको कौन सा रीजन कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल। इसको कौन सा कहते हैं? ट्रॉपिकल। इन दोनों में एक फैक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ के कोल्ड करंट रहेंगे वो उनके कहाँ पे मिलेंगे? वेस्ट में। कॉन्टिनेंट के, ये कॉन्टिनेंट तो उसका क्या है? वेस्ट। लेकिन ऊपर वाले रीजन में उल्टा देखने को मिल रहा है। ऊपर वाले रीजन में देखो, यहाँ पे कॉन्टिनेंट के कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। इवन यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मिलेगा, ये भी है और ये भी है। इसका नाम है ग्रीनलैंड करंट। मतलब एक नई चीज़ देखने को ये मिल रही है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज़ है उनके लेफ्ट में क्या मिल रहा है? कोल्ड करंट। और जो ऊपर वाले कंट्रीज़ है, जो ऊपर में पोलर या टेम्परेट रीजन में, उनके कहाँ पे मिल रहा है? राइट में। एग्जांपल देखो, इसके कहाँ पे है? राइट में, ठीक है। इसके भी कहाँ पे है? राइट में। ये ऊपर कंट्रीज़ है, ठीक है। लेकिन ये कंट्रीज़ में सभी जगह पे कहाँ मिलेंगे? उनके वेस्ट में। और इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। दुनिया में जहाँ जहाँ कोल्ड करंट है ना, वो वर्ल्ड के डेजर्ट्स रीजन हैं। ये जितने भी फोटोज़ है, ये वर्ल्ड के डेजर्ट रीजन। सहारा डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, ग्रेट सिम्पसन्स डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा डेजर्ट्स, मोहव डेजर्ट, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल आपको इतना देखना है कि ओशन करंट्स क्या है, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के, कोल्ड और वार्म, और ये क्या योगदान लाते हैं। बस ये टॉपिक 6th क्लास में इतना ही दिया, 7th क्लास में इतना ही दिया।
अब लास्ट चैप्टर मैंने ये उसमें कवर्ड किया था, किसमें, में कि इंडिया का वेजिटेशन कैसा है, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ तक क्लियर किया, तो आपको यहाँ तक पढ़ के आना है। हमने देखा था पिछले वर्ष एनवी में क्या आ गया, फॉरेस्ट आ गया और सब, जहाँ पे अच्छी बारिश, जहाँ पे 50-50 बारिश, जहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई रीजन है, श्रब्स, ठीक है। फिर इंडिया में कितने प्रकार का फॉरेस्ट देखा जाता है, 5, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस राजस्थान में, थॉर्नी नागपुर में, डेसिडियस शिमला में, माउंटेन सुंदरबन में, मैंग्रोव्स। अब हम कल ये वाला पढ़ेंगे, वर्ल्ड के फॉरेस्ट टाइप्स, इनके बारे में कल देखेंगे कि वर्ल्ड के फॉरेस्ट में कौन कौन सा, जैसे कि ये कौन सा क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इनके बारे में कल नेक्स्ट पर्स में पढ़ेंगे। ऐसे कितने मार्क्स का आता है, 5 मिनट लगे। ऐसे कितने मार्क्स का आता है, हाँ 250 मार्क्स का। इसमें आजकल उन्होंने पैटर्न चेंज किया, अभी वो कितने ऐसे पूछते हैं आपको, 2। सेक्शन 1, सेक्शन बी, एक क्वेश्चन, एक ऐसे कितने मार्क्स का होता है, 125, ये भी 125। इसमें 4 ऐसे देंगे आपको, 1 2 3 4, इसमें भी कितने देंगे, 4। इसमें से कोई भी एक बनाना है जो आपको लगता है, ठीक है। अब टाइम कितना रहेगा, कितने घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का। अब 3 घंटे को डिवाइड कर लो दो इसमें, कितने कितने हो गए, 3 घंटे मतलब कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, 180 मिनट हो गए ना। इसको डिवाइड करो, मतलब एक सेक्शन को लिखने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, कितने मिनट मिलेंगे, 90। और इधर के लिए मतलब 2 ऐसे लिखना है आपको, बराबर टाइम डिवाइड करके 90 और 90। इसमें 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 5 मिनट का सोचने के लिए इसमें अलग अलग। ये हो गया पार्ट 1। अब दूसरा पार्ट, ऐसे लिखते वक्त में इसके 3 चीज़ पर फोकस करना है। एक उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और अगर इंट्रोडक्शन नहीं जमता ना तो कुछ लाइन छोड़ देना, 10-15 लाइन, ठीक है, बाद में लिखना। किसी किसी को इंट्रोडक्शन में दिक्कत होती है, बॉडी तो पता है तो कम से कम वहाँ से स्टार्ट करो। एक बार फ्लो आ गया ना, फिर आप बराबर क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। इसको लिखना कैसे बताता हूँ। दूसरा होता है कंक्लूजन, और मेन है बॉडी पार्ट। अब सवाल है कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कैसा है। अब मैं सिर्फ एक ऐसे का ले रहा हूँ, सेक्शन 1 का एक ऐसे कितने नंबर का हो रहा है, 125, कितना मिनट, हाँ 125 मार्क्स। ठीक है, अब कितने वर्ड्स हो गए, तो मिनिमम इतने वर्ड्स लिखना पड़ता है। मिनिमम कितना वर्ड्स होना चाहिए, 1000, मैक्सिमम 1200। इतना मत लिखना क्योंकि दूसरा भी लिखना पड़ता है, इसलिए 900, 950, 950 तक लाए काफ़ी है, इसके पीछे भी मत जाना। 900 वर्ड्स तो इनफ है, 950 वगैरह काफ़ी, 900 वर्ड, क्योंकि दूसरा भी लिखना है ना, मार्क्स तो उतने मिलने वाले बेसिक, उससे अच्छा 2000 लिखना बुरा था। अगर मैं इसमें ही 1200 वर्ड 1300 वर्ड लिख लूँ और इसमें मेरा टाइम कम चला जाएगा, फिर मार्क्स कहाँ पे कम मिलेंगे, इससे
अब रूल के हिसाब से जनरली 10% ये 10% ये बचा कितना, मतलब अगर मैं सोचा कि मुझे अप्रॉक्स 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है तो जनरली कितने वर्ड्स होना चाहिए इसमें, उसके 10% कितने हो और इसमें वर्ड कितने होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कंक्लूजन लिखते वक्त में कम से कम 2 एरियाज, एक जो जनरल ओपिनियन है जो बुक्स में आता है कि क्या करना चाहिए, पानी की समस्या है तो क्या करना चाहिए, तो बुकिश लैंग्वेज का एक, और जनरली इन माय ओपिनियन ऐसा वर्ड यूज़ करना, ये आपका खुद का क्या रहेगा। ओपिनियन बोले तो क्या है, तो आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाना है। ऐसे बोले तो क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। ऐसे बेसिकली क्या है, ये आपकी क्या दिखाता है, क्रिएटिविटी। दूसरा दिखाता है आपका ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग पैटर्न, कि आपने किस तरह से आंसर को लिखा है। ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग पैटर्न मतलब ए के बाद सी लिखोगे कि डी लिखोगे, जेड लिखोगे, ऐसा लिखोगे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। मतलब ए का पैराग्राफ किससे लिंक होना चाहिए, बी से, बी को सी से। कुछ लड़के लिखते हैं ए पैराग्राफ फिर जेड अलग लिखते हैं, मतलब पैराग्राफ का भी हम लोग क्या देना है, लिंकिंग। जैसा पहला पैराग्राफ खत्म हुआ तो उसमें जो थॉट था उसी थॉट को कहाँ पे लूँगा मैं, सेकंड में, या फिर उसके रिलेटेड लिखूँगा, वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग। तो जनरली 10% और 10% रूल के हिसाब से क्या होता है, इंट्रो और कंक्लूजन। कंक्लूजन देते वक्त में जनरल ओपिनियन के साथ साथ अपने को क्या लिखना है, आपको अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन और मेन है बॉडी, ठीक है। तो ऐसे हो गए 25 मार्क्स, ठीक है। और कुछ, जब हम ऐसे क्लास लेंगे ना तब मैं आपको कौन से आधार पे 125 मार्क देते हैं, मतलब मार्किंग का स्कीम बताऊंगा कि ऐसे पे कितने मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, हेडिंग पे कितना, ग्रामर पे कितना, कंटेंट पे कितना, इंट्रो पे कितना, वो सब। ठीक है, आपका बुक